नमस्कार मित्रों। तो जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि हम लोग यहाँ पर 10 रूपक की कक्षा को देख रहे हैं और ये आपके लिए विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में उपयोगी है। और इसके अंतर्गत हम लोगों ने पहले प्रथम प्रकाश को और अभी हम लोगों ने तृतीय प्रकाश को पढ़ा, और जिसमें हम लोगों ने नाटक तक पढ़ लिया है, क्योंकि तृतीय प्रकाश में 10 रूपकों की जानकारी आपको दी गई है, उनके बारे में आपको बताया गया है। इसके अंतर्गत हमने प्रस्तावना प्रस्तावना को पढ़ा। प्रस्तावना के जो 13 अंग हैं अथवा वही 13 अंग बीथी के हैं उनको हमने पढ़ा। और इसके अंतर्गत हमने नाटक नाटक के लक्षणों को देखा। नाटक के लक्षण में किस प्रकार का जो है इतिवृत्त कैसा रहेगा, तो ख्यात इतिवृत्त रहता है। ख्यात मतलब इतिहास प्रसिद्ध कथा रहती है। इसके अंतर्गत आपको जो नायक मिलेगा वो धीरोदात्त मिलता है। धीरोदात्त नायक रहता है, तो ये भी आपने देख लिया था। इसके अतिरिक्त इसमें बहुत सारे जो नियम बताए गए हैं नाटक में कि जो है पहले अंक रखना चाहिए या विस्कंभक रखना चाहिए, तो इन सारे नियमों को भी हमने देख लिया है। किसी भी रस को इतना नहीं बढ़ा देना चाहिए कि कथा वस्तु ही टूट जाए। तो ये बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने अभी देख ली हैं। नाटक में 5 अंक रहते हैं, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 10 अंक रहते हैं, तो ये आपने देख लिया। अब हम लोगों को दूसरे नंबर पर था प्रकरण। प्रकरण पढ़ना है कि प्रकरण किसे कहते हैं। तो देखिए, किसी भी कोई भी मतलब रूपक का भेद हो तो सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ता है कि उसकी जो कथा वस्तु है वो कैसी है। तो इसकी जो कथा वस्तु होती है वह कवि कल्पित होती है। क्या होती है? कवि कल्पित होती है कथा वस्तु, और लोक प्रसिद्ध होती है। इतिहास में प्रसिद्ध नहीं होती, लोक में प्रसिद्ध होती है। इसकी कथा वस्तु लोक में प्रसिद्ध होती है। फिर अगर हम इसके नायक की बात करते हैं, इसके प्रकरण के अगर हम नायक की बात करते हैं, तो या तो यहां पर कोई मंत्री नायक होता है, कोई मंत्री नायक होता है, अथवा ब्राह्मण नायक होता है। मंत्री होता है अथवा ब्राह्मण नायक होता है, अथवा अथवा कोई वणिक। वणिक अर्थात व्यापारी, अथवा कोई व्यापारी यहां पर नायक होता है। व्यापारी उसी को जो है ना एक सार्थवाह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्थवाह। सार्थवाह भी क्या होता है? एक विशेष प्रकार का व्यापारी ही होता है। तो ये इसमें जो है नायक हो सकते हैं, और वो नायक जो है ना धीर प्रशांत होता है। कैसा होता है? धीर धीर प्रशांत होता है। ठीक है। और इसमें धीरोदात्त नायक था, और वो भी कोई राजा राजा होना चाहिए, अथवा अथवा दिव्य नायक होना चाहिए। कहाँ? नाटक में। यहाँ पर जो है धीर प्रशांत होता है, वो ब्राह्मण हो सकता है, वणिक व्यापारी सार्थवा हो सकता है, अथवा अथवा मंत्री हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ पर जो है जैसे नाटक में क्या थी? 5 संधियां थी। इसमें भी क्या होती हैं? 5 संधियां होती हैं। तो ये जो है ना जैसे उसमें रहता है उसी प्रकार से इसमें भी रहता है। उसमें जैसे रस की बात की जाए तो उसमें मुख्य रस क्या था? वीर रस था या फिर श्रृंगार रस था। इसी प्रकार से इसमें भी जो है श्रृंगार रस जो है होता है। श्रृंगार रस हो सकता है, वीर रस हो सकता है। तो यहां पर भी उसी प्रकार से समझ लेना चाहिए, वही इन्होंने बताया। अब देखिए एक बात यहां पर और है कि जो प्रकरण है ना 3 प्रकार का होता है। प्रकरण प्रकरण 3 प्रकार का होता है। प्रकरण जो है वो 3 प्रकार का हो सकता है। देखो, प्रकरण में जो नायिकाएं हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। या तो नायिका होती है कुलजा, या तो नायिका होती है कुलजा, या होती है बेश्या, और या तो होती है दोनों। ठीक है। तो जो कुलजा नायिका वाला
प्रकरण होता है, या तो वेश्या नायिका होती है ऐसा प्रकरण होता है, अथवा दोनों नायिकाएं जिसमें होती हैं। ठीक है, तो कुलजा नायिका और वेश्या, वेश्या आपको पता ही है, वेश्या क्या होती है, जो मतलब धन इत्यादि लेकर के और अपना जीवन चलाती है, उसको क्या कहते हैं, उसको वेश्या कहते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कुलजा नायिका या वेश्या नायिका या दोनों नायिकाएं होती हैं, तो कुलजा नायिका वाला प्रकरण जो जैसे पुष्प 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 दूषितक, पुष्प दूषितक प्रकरण कुलजा नायिका वाला है। वेश्या नायिका वाले प्रकरण की बात की जाए अगर, तो तरंग दत्त है, तरंग दत्त प्रकरण वेश्या नायिका वाला है। और दोनों वाला जो है वो बहुत प्रसिद्ध है, आप सबको पता है, मृच्छ कटिक, इसको जो है ना एक नाम देते हैं, दोनों जिसमें रहती हैं कुलजा और वेश्या, उसको संकीर्ण कहते हैं। उसको क्या नाम दिया जाता है, संकीर्ण या मिश्रित, जिसमें वेश्या और कुलजा दोनों रहती हैं। और संकीर्ण जो होता है ना, इसमें बहुत सारे धूर्त भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं इसमें, धूर्त, धूर्त यानी कि जैसे जुआरी इत्यादि जो है इसमें भरे रहते हैं। जैसे सकार, आप पढ़े होंगे ना मृच्छकटिक में, सकार आता है, जुआरी आता है, माथुर, सभी इत्यादि, तो धूर्त भरे रहते हैं। तो ये स्पष्ट हो गया कि कुलजा नायिका वाला, जो कुलजा मतलब कौन सी होती, कुलजा क्या होती है, कुलजा वो होती है जो घर के अंदर ही रहे, जो धर्म के आधार पर जो क्या हो, जो धर्म के आधार पर पत्नी हो, भार्या हो, वो होती है कुलजा नायिका। ठीक है, इतना स्पष्ट हो गया। और वेश्या तो पता ही है, तरंग दत्त जो है वो वेश्या नायिका वाला प्रकरण है, कुलजा नायिका वाला पुष्प दूषितक है, और संकीर्ण का मृच्छकटिक हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको ये समझ लेना चाहिए। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक बार जो इन्होंने लिखा है वो मैं आपको बता देता हूं। अथ मने इसके बाद प्रकरण में वृत्त मने कथा वस्तु, प्रकरण में कथा कैसी रहती है, तो उत्पाद्य का मतलब होता है कवि कल्पित होती है। और कैसी होती है, लोक संश्रय यानी कि लोक प्रसिद्ध होती है। कथा कैसी होती है, लोक प्रसिद्ध होती है। और अमात्य विप्र वणिजाम, अमात्य मतलब होता है मंत्री, क्या होता है, और विप्र माने होता है ब्राह्मण, और वणिक मतलब होता है व्यापारी। ठीक है, इसको हम सार्थवाह भी जो है एक विशेष प्रकार का क्या होता है, व्यापारी ही होता है। जैसे यहाँ सार्थवाह क्या है, चारुदत्त नायक है मृच्छकटिक में, तो सार्थवाह चारुदत्त जो है वो ये व्यापारी है, वणिक है। तो इनमें एकम कुर्याच्च नायकम, इनमें किसी एक को नायक करना चाहिए। एकम कुर्याच्च नायकम, एक को नायक करना चाहिए। धीर प्रशांतम सापायम, धीर प्रशांत वो नायक कैसा होता है, धीर प्रशांत नायक होता है। ये धीर 4 प्रकार के नायक होते हैं, कौन कौन से, धीरोदात्त और धीर ललित, धीरोद्धत और धीर प्रशांत। ठीक है, तो इन नायकों की जो चर्चा है ना वो द्वितीय प्रकाश में है। वो आपको किसी, जब हम द्वितीय प्रकाश के बारे में कुछ चीजें हम आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे, तो आप वहां से समझ सकेंगे। तो ये पारिभाषिक शब्द हैं। तो धीर प्रशांत नाम का जो है नायक रहता है इसमें। सापायम, अपाय कहते हैं विघ्न को, अपाय किसे कहते हैं, विघ्न को। तो नायक काम करेगा लेकिन उसमें अपाय माने विघ्न रहेगा। जैसे चारुदत्त बसंत सेना को प्राप्त तो करता है लेकिन उसमें बड़े विघ्न जो है उसको सहने पड़ते हैं। और धर्म कामार्थ तत्परम, धर्म में, काम में और अर्थ में वो तत्पर रहेगा नायक जो रहेगा। धर्म में और काम के लिए भी और अर्थ के लिए भी वो तत्पर रहता है। शेषम नाटकवत, और सब नाटक की तरह होता है। संधि भी नाटक की तरह 5 संधियां होती हैं। प्रवेश, पात्र का जो प्रवेश है, प्रस्तावना इत्यादि में, वो भी नाटक की तरह होता है। प्रवेशक, रसादिकम। ठीक है, अच्छा, प्रवेशक का मतलब जैसे विस्कंभक प्रवेशक लेना है तो वो भी ले सकते हैं। तो विस्कंभक प्रवेशक या पात्र का प्रवेश इत्यादि, और रस
रस नाटक में क्या होता है, वीर श्रृंगार, वैसे इसमें भी होता है। ठीक है, ये चीज यहां पर इन्होंने और स्पष्ट कर दी है। देख लीजिए कि प्रकरण का इतिवृत्त अर्थात कथानक कवि कल्पित तथा सामान्य वर्ग की जनता के जीवन पर आधारित होता है। स्पष्ट हो गया कि नहीं? इतिवृत्त कथानक जो होता है कवि कल्पित होता है और सामान्य वर्ग की जनता के जीवन पर आधारित होता है, लोक संश्रय होता है, लोक में प्रसिद्ध होता है। और इसका नायक जो है वो मंत्री हो सकता है, ब्राह्मण हो सकता है और बणिक, कोई एक हो सकता है जो धीर प्रशांत होगा, धर्म अर्थ और काम में तत्पर होगा। सापायम लिखा था ना, तो नायक के जो कार्य हैं वो अपाय माने विघ्नों से भरे रहते हैं, सापायम। और इसके अतिरिक्त प्रकरण में संधि, प्रवेशक, रस इत्यादि नाटक के समान ही होते हैं। इतना स्पष्ट हो गया। अब कह रहे हैं कि नायिका तु दुधा नेतु, नेतु माने नेता की, नायक की, नायिका जो होती है द्विधा माने दो प्रकार की होती है, मैं आपको बता चुका हूं। कुल स्त्री गणिका, तथा कुल स्त्री मतलब होती है कुलजा नायिका होती है जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुई है, और एक होती है गणिका, गणिका नायिका मतलब बेश्या नायिका होती है। तथा तो क्वचित एक ही, कहीं कहीं फिर सिर्फ एक ही होती है, या तो कुलजा ही होगी या बेश्या ही होगी। कुलजा क्वापि, क्वचित एक ही कुलजा, ठीक है। तो देखिए क्वचित एक ही कुलजा, कहीं कहीं पर एक ही नायिका होती है, कुलजा नायिका होती है, और कहीं कहीं पर सिर्फ क्या होती है, गणिका नायिका होती है। और द्वयम क्वचित, ठीक है, कहीं कहीं पर क्या होती है, दोनों नायिकाएं हो सकती हैं। स्पष्ट हो गया कि नहीं? तो कहीं कहीं पर क्या होगी, सिर्फ कुलजा नायिका होगी, कहीं कहीं पर सिर्फ बेश्या नायिका होगी। ठीक है, जैसे तरंग दत्त में क्या है, सिर्फ बेश्या नायिका है। और अगर पुष्प दूषितक में पूछा जाए, पुष्प दूषितक में क्या है, तो कुलजा नायिका है, तरंग दत्त में बेश्या है, पुष्प दूषितक में कुलजा है। और द्वयम क्वचित, कहीं कहीं पर दोनों नायिकाएं होती हैं, जैसे मृच्छकटिक में। तो क्वचित एक ही, कहीं एक ही होगी कुलजा, और क्वापि द्वयम, कहीं कहीं पर दोनों होंगी। ठीक है, तो कुलजा अभ्यंतरा, कुलजा होती है वो आभ्यंतर मतलब होता है अंदर, कुलजा जो होती है अंदर यानी घर के अंदर ही रहती है। और जो बेश्या होती है वो घर के बाहर ही रहती है, बाह्या बेश्या, बेश्या कभी घर में प्रवेश नहीं करती, वो क्या रहती है, घर के बाहर ही रहती है। नातिक्रमो नयोः, अनयोः माने इन दोनों का, अतिक्रम माने अतिक्रमण, न माने नहीं होता, ये जो है इनका कभी भी अतिक्रमण नहीं होता कि जो है बेश्या घर के अंदर आ जाए, कुलजा बाहर चली जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता। आभि माने इन नायिकाओं के द्वारा, प्रकरणम त्रेधा, तीन प्रकार का प्रकरण होता है, जहां केवल कुलजा नायिका है, जहां केवल बेश्या नायिका है, और जहां दोनों नायिका हैं। तो एक दो तीन, तीन प्रकार का प्रकरण होता है, जिसमें कुलजा नायिका पुष्प दूषितक में, और बेश्या नायिका तरंग दत्त में, और दोनों नायिकाएं मृच्छकटिक में। तीन प्रकार का होता है, जिसमें जो लास्ट वाला है, जिसमें दोनों नायिकाएं होती हैं, उसका नाम होता है संकीर्ण प्रकरण। और उसमें धूर्त संकुलम, धूर्त भरे रहते हैं, धूर्तों से संकुल यानी वो व्याप्त रहता है। ठीक है, देख लीजिए आप एक बार। प्रकरण के नायक की नायिका दो तरह की, कुल स्त्री माने विवाहिता और बेश्या। किसी किसी में एक कुलजा ही नायिका, किसी में केवल बेश्या ही नायिका, किसी में दोनों कुल स्त्री और बेश्या नायिका हुआ करती हैं। कुलजा आभ्यंतर घर के भीतर रहने वाली, बेश्या घर के बाहर रहने वाली होती, इसका उल्लंघन नहीं होगा। नायिकाओं के कारण प्रकरण तीन प्रकार का, कुलजा नायिका युक्त, बेश्या नायिका युक्त, उभयविध नायिका युक्त। तो तीनों प्रकारों में जो संकीर्ण है, क्या है, जो संकीर्ण माने जिसमें बेश्या और कुलजा दोनों तरह की नायिका रहती हैं, वो प्रकरण धूर्त पात्र माने जुआरी, शकार इत्यादि से युक्त होता है। जैसे तरंग दत्त प्रकरण में केवल बेश्या ही नायिका है, पुष्प दूषितक प्रकरण में केवल कुलजा ही नायिका है, और मृच्छकटिक की बात की जाए अगर, तो बेश्या और कुलजा दोनों नायिका है। तो इसीलिए वो संकीर्ण प्रकरण है, इसलिए उसमें मृच्छकटिक इत्यादि में जो है, उसमें क्या होता है, उसमें किताब जुआरी इत्यादि जो है वो धूर्तों से व्याप्त रहता है। ठीक है, अब ये प्रकरण को निरूपण कर दिया, अब नाटिका का निरूपण कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं, नाटिका का। तो नाटिका देखो समझनी पड़ेगी, नाटिका क्या होती है भाई। ठीक है, नाटिका को थोड़ा सा समझ लीजिए।
कि पहली बात तो ये है कि नाटिका को लक्षण क्यों करने चले, क्योंकि रूपक में नाटक का लक्षण तो कर दिए और प्रकरण का भी लक्षण कर दिए, तो अब आपको नाटिका की जरूरत, नाटिका का लक्षण करने की क्या जरूरत आ पड़ी, नाटिका का लक्षण करने की क्या जरूरत आ पड़ी। तो कहते हैं देखो मामला क्या है, कुछ लोग नाटिका को, देखो नाटक कुछ लोग क्या करते थे, एक नाटिका ही नहीं एक प्रकरणिका भी भेद मानते थे, प्रकरणिका भेद भी मानते थे। इस भेद का खंडन करने के लिए नाटिका का लक्षण करना जरूरी है। प्रकरणिका भेद मानते थे, इसका खंडन करने के लिए नाटिका का लक्षण करना जरूरी है। तो नाटिका का लक्षण इसीलिए भरत मुनि ने किया है। बोले नाटिका का लक्षण करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नाटिका जो होती है वो नाटक और प्रकरण से ही सिद्ध है, इसीलिए नाटिका का लक्षण करने की जरूरत नहीं है। तो बोले इसलिए लक्षण किया कि नाटिका के अलावा और कोई भी भेद संकीर्ण वाला नहीं होता है, मिला करके और कोई भेद नहीं होता है। अब आपको थोड़ा सा नाटिका का लक्षण समझ लीजिए होता क्या है। तो देखो नाटक में बताओ नायक कैसा रहता है, नाटक में नायक कैसा रहता है, नाटक में तो नाटक में नायक रहता है धीरोदात्त, ठीक है। नाटक में नायक कैसा होता है, धीरोदात्त होता है, राजा होता है, एक मिनट, क्या होता है, धीरोदात्त होता है, राजा होता है। अच्छा, प्रकरण में जो कथा वस्तु होती है वो कैसी होती है, अच्छा यहां पर जो है ना नायक ही नहीं और भी देख लीजिए, कथा वस्तु को भी देख लीजिए, कथा वस्तु कैसी होती है। प्रकरण में नायक कैसा होता है, प्रकरण में नायक होता है धीर प्रशांत, और मंत्री होता है अथवा ब्राह्मण होता है अथवा व्यापारी होता है, ठीक है। अच्छा अब यहां पर आते हैं, अब देखिए कथा वस्तु की अगर बात की जाए तो इसमें कैसी वस्तु होती है, इसमें इतिहास प्रसिद्ध होती है, और इसमें जो होती है कवि कल्पित होती है। अब देखिए क्या है ना, नाटिका अगर बनाना है तो कुछ चीज़ें यहाँ से ली जाती हैं नाटक से, कुछ प्रकरण से ली जाती हैं। जैसे नाटक से राजा इसको उठा लिया तो नाटिका में जो नायक होगा वो राजा होगा, नाटिका में जो नायक होगा वो राजा होगा। लेकिन जैसे वस्तु है यहाँ तो इतिहास प्रसिद्ध है तो वो हटा दिया, यहाँ से कवि कल्पित वस्तु उठा ली। नाटिका में कथा वस्तु, कथा कहानी कैसी होती है, कवि कल्पित होती है। नाटिका में जो है राजा नाटक से उठाया, और जो है इसकी जो वस्तु है वो कवि कल्पित है, वो प्रकरण से उठा ली, प्रकरण से क्या उठा ली, वस्तु उठा ली। अच्छा नाटक में जो नायक होता है वो प्रख्यात होता है, प्रख्यात होता है मतलब इतिहास प्रसिद्ध नायक होता है। तो यहाँ भी जो राजा रहेगा वो कैसा रहेगा, वो प्रख्यात रहेगा, प्रख्यात उठा लिया। लेकिन धीरोदात्त नहीं लिया, अभी तो क्या लिया यहाँ पर, यहाँ धीर ललित ले लिया नायक। यहाँ कैसा रहता है, धीर ललित नायक रहता है। तो यहाँ पर अब धीर ललित रहेगा तो उसके अंदर तो लालित्य रहेगा, यानी कि श्रृंगार रस प्रधान रहेगा। तो यहाँ पर जो नाटिका में कौन सा रस, यहाँ देखो नाटक में रस कौन सा रहता है, या तो वीर रहता है और या नाटक में श्रृंगार रहता है। तो यहाँ भी देखो इन्होंने श्रृंगार रस ले लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से नाटिका में क्या है ना, नाटक और प्रकरण को ही मिला जुला के क्या बन जाती है, नाटिका बन जाती है। तो नाटिका को अलग रूप से कहने की जरूरत थी नहीं थी। तो नाटिका कहने से ये निकल के आता है कि नाटिका के अलावा दूसरा कोई भी भेद नाटक और प्रकरण मिला करके नहीं बनता है। नाटक और प्रकरण को मिला के नाटिका ही बनती है, नाटिका के अलावा और कोई भेद नहीं बनता है। इसीलिए नाटिका का लक्षण कर दिया भरत मुनि ने, ठीक है। यही बात यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं। अब देखिए नाटिका में जो है, अब चूंकि ये इतना तो स्पष्ट है कि नाटिका स्त्रीलिंग में है तो इसका मतलब उसमें स्त्रियां ज्यादा रहेंगी, क्या
नाटिका में स्त्रियों की क्या रहती है, स्त्रियों की अधिकता रहती है। स्त्रियों की नाटिका में क्या रहती है, अधिकता रहती है। ठीक है, और इसमें जो है कितने प्रायः अंक होते हैं, तो नाटिका में 4 अंक होते हैं। अब कोई कहे कि नहीं प्रकरणिका में भी भैया जो है हम अंकों के भेद से और जो है पात्रों के भेद से क्या मान लेंगे, अंक प्रकरणिका में जो है अलग मतलब अंक मान लेंगे, अलग पात्र मान लेंगे। तो कहते हैं ऐसा अगर कहोगे फिर तो माने नाटिका के भी अनंत भेद कर सकते हैं कि किसी में कोई पात्र है, किसी में कुछ अंक हैं, ऐसे करके अनंत भेद हो जाएंगे। इसलिए हम भेद जो है ना पात्रों के आधार पर, स्त्रियों की अधिकता है, ये स्त्रियां पात्र हैं, उनके आधार पर या अंकों के आधार पर नाटिका और प्रकरणिका में भेद नहीं मानते हैं। और वास्तव में प्रकरणिका इसलिए कुछ भी होती ही नहीं है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ अगर नायिका की बात की जाए नाटिका में, तो जो नायिका होती है 2 होती यहाँ पर एक तो होती है, एक तो महारानी होती है, एक महारानी होगी, और एक जो है राजा की क्या होगी, एक राजा की प्रेमिका होगी। जैसे आप रत्नावली पढ़ते हैं तो एक तो महारानी बासवदत्ता है और एक प्रेमिका जो है उसकी सागरिका रत्नावली है। ठीक है, महारानी जो है बड़ी वो कठोर होती है, वो जो है राजा को प्रेमिका से मिलने नहीं देती है, तो विघ्न बाधा जो है डालती रहती है। ठीक है, और ये दोनों राजकुल में ही उत्पन्न होती है, महारानी और प्रेमिका। ठीक है, जो राजा की रहेगी, मतलब वो जो रत्नावली है, बासवदत्ता, दोनों उसी में उत्पन्न, राजकुल में उत्पन्न है। लेकिन बासवदत्ता कारण राजा सागरिका की ओर बड़ी कठिनाई से बढ़ता है, बहुत कठिनाई से जो है वहां पर मिल पाता है। अब बताओ, जब श्रृंगार रस रहेगा तो कौन सी वृत्ति होगी, कैशिकी वृत्ति होती है। इतना स्पष्ट है कि नहीं। तो यहाँ कौन सी वृत्ति होती है, कैशिकी वृत्ति होती है, कैशिकी वृत्ति। अच्छा, अब यहाँ पर जो है कैशिकी वृत्ति में कितने अंग होते हैं, कैशिकी वृत्ति के 4 अंग होते हैं। जब कैशिकी वृत्ति के 4 अंग होते हैं तो इसमें भी कितने अंक होंगे, इसमें भी 4 अंक होंगे। इतना स्पष्ट है कि नहीं, यहाँ भी 4 अंक होंगे। तो इस प्रकार से जो है ये नाटिका के बारे में हमने आपको कुछ जानकारियां दी। अब देखिए, देखते हैं क्या इन्होंने जो है लिखा है कि लक्ष्यते नाटिका अपि अत्र संकीर्ण अन्य निवृत्तये। कहते हैं कि नाटिका अपि माने नाटिका भी अत्र, यहाँ पर लक्ष्यते माने उसका लक्षण दे रहे हैं। क्यों, अन्य संकीर्ण निवृत्त है, जितने भी अन्य संकीर्ण भेद हैं, माने और जितने भी नाटक और प्रकरण मिला करके भेद बन सकते हैं, उन सबको हटाने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ नाटिका ही बनती है। इसके लिए अन्य संकीर्णों की निवृत्ति के लिए यहाँ पर नाटिका का लक्षण कर रहे हैं। तत्र माने नाटिका में जो कथा वस्तु है वो प्रकरणात, प्रकरण से ली जाती है, प्रकरण में कवि कल्पित रहती है, वैसे यहाँ भी कवि के द्वारा कल्पित कथा वस्तु रहती है। नाटकात नायको नृपः, और नायक जो लिया जाता है वो नृप माने राजा होता है, और वो कहाँ से लिया गया, वो नाटक से लिया गया। क्यों, क्योंकि प्रकरण में राजा थोड़ी होता है नायक, प्रकरण में तो अमात्य विप्र बणिजाम एकम कुर्याच्च नायकम, या तो अमात्य माने मंत्री होगा, या अमात्य विप्र माने ब्राह्मण होगा, या वणिक माने व्यापारी होगा। तो नृप माने राजा रूपी जो नायक लिया जाता है वो कहाँ से, वो नाटक से लिया जाता है। अब प्रख्यातो धीर ललिता, वो जो है कैसा रहना चाहिए नायक, तो वो प्रख्यात नायक रहना चाहिए, इतिहास में प्रसिद्ध होता है, और धीर ललित होता है, धीर ललित होता है, श्रृंगार रस से युक्त होता है। और इसमें जो है नाटिका में अंगी रस, अंगी मतलब होता है मुख्य रस। नाटिका में मुख्य रस क्या होता है, श्रृंगार होता है, और जो कि अपने लक्षणों के सहित होता है। श्रृंगार रस जो है अपने लक्षणों के सहित यहाँ पर रहता है। यही बता दे रहे हैं नाटिका में कि रूपक के अन्य संकीर्ण माने मिश्रित भेदों का निराकरण करने के लिए नाटिका का लक्षण किया जा रहा है कि अगर आप रूपकों को मिला के बनाना चाहें तो सिर्फ एक नाटिका ही बनती है और कुछ भी नहीं बनता। ये बताने के लिए कि नाटिका में प्रकरण से वस्तु ली जाती है, माने नाटिका की वस्तु प्रकरण के समान कवि कल्पित होती है। इसका नायक नाटक से लिया जाता है, मतलब नायिका का जो नाटक रहेगा, नायिका का जो नायक रहेगा वो नाटिका का जो नायक रहेगा वो नाटक के नायक के समान होगा, माने राजा होगा, प्रख्यात होगा, धीर ललित। और नाटिका में अपने लक्षणों के सहित श्रृंगार जो है वो प्रधान रस होता है। मैं आपको ये बता चुका हूं सब। अब कहते हैं कि नाटिका में और प्रकरणिका में अगर आप क्या मानोगे, भेद मानोगे। प्रकरणिका जो है ना, प्रकरण और नाटक से अलग नहीं है, प्रकरणिका कोई अलग भेद नहीं हो सकता है।
क्यों? क्योंकि अगर भेद मानोगे तो कैसे भेद मानोगे बताओ, भेद मानोगे कैसे मानोगे? तो अगर हमने ऐसा कह दिया कि नाटिका में स्त्री मतलब प्रायः मतलब बहुलता से होती हैं और 4 अंक होते हैं नाटिका में, इसमें स्त्रियां बहुलता से रहती हैं, 4 अंक होते हैं नाटिका में। अब अगर कोई कहे नहीं प्रकरणिका में जो है स्त्रियां कम होती हैं और उसमें अंक भी क्या होते हैं, अंक भी अलग होते हैं, ठीक है, अंक भी जो है प्रकरणिका में क्या मान लेंगे हम, कम या ज्यादा मान लेंगे। तो इस प्रकार से प्रकरणिका को हम भेद कर देंगे। तो बोले ऐसे अगर भेद करोगे तब तो बहुत दिक्कत आ जाएगी कि स्त्री प्राय मतलब स्त्री की प्राय मतलब होता है बहुत ज्यादा, स्त्री प्राय मतलब बहुत ज्यादा हो और चतुरंक आदि 4 अंक हो, जिसमें अगर हम इस चीज, ये तो नाटिका में होते हैं, लेकिन अगर ये इसको हम भेदक यदि स्थिति यदि इसको हम भेदक मान लेंगे, इसको अगर भेदक मतलब हम नाटिका और प्रकरणिका में इसको यदि हम अंतर मान लेंगे, भेदक माने अंतर, यदि स्थिति माने अगर ऐसा चाह लेंगे मान लेंगे, तब दिक्कत क्या आ जाएगी, 1 2 3 अंक, कहीं पर 1 अंक, कहीं 2 अंक, कहीं 3 अंक करके भी भेद होने लगेगा। नाटिका जब 4 अंकों की रहेगी ये अलग भेद, 2 अंकों की रहेगी तो अलग नाटिका, उसका नाम बदल जाएगा, 3 अंकों की रहेगी अलग हो जाएगा नाम। और ऐसे किसी में 1 पात्र, 2 पात्र, 3 पात्र, तो इनके भी भेद से क्या हो जाएगा, अनंत रूपता, अनंत प्रकार के जो है फिर नाटिका प्रकरणिका क्या क्या नाम आने लगेंगे। इसलिए जो है पात्र को और अंकों को भेदक नहीं माना जाता है। आपके में कितने भी पात्र हों और चाहे कितने भी अंक हों, अगर वो नाटक है नाटक ही रहेगा, नाटिका है तो नाटिका ही रहेगा। तो उसमें जो है ये भेदक नहीं माना जाता है, ठीक है। तो इस नाटिका में क्या रहता है, स्त्री की प्राय हमने बहुलता रहती है और 4 अंक इत्यादि रहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है यहाँ नाटिका में, तो स्त्रीवाचक नाम है, कैसिकी वृत्ति का आश्रयण किया जाता है, श्रृंगार रस होता है यहाँ पर। तो अब बताओ, श्रृंगार रस होगा नाटिका में, कैसिकी वृत्ति होगी, तो स्त्रियां अधिकता से रहेंगी कि नहीं रहेंगी, रहेंगी ही रहेंगी, ठीक है। अब देखिए एक जो है यहां पर श्लोक आता है, श्रृंगारे कैसिकी वृत्ति, श्रृंगार में कौन सी वृत्ति होती है, कैसिकी, श्रृंगारे कैसिकी, श्रृंगार में कैसिकी वृत्ति होती है। ये इसी में जो है आप 10 रूपक देखते हैं ना, तो इसी के द्वितीय प्रकाश में शायद आपको 62 इत्यादि नंबर पर श्लोक मिल जाएगा, श्रृंगारे कैसिकी वृत्ति ही, ठीक है। वीर रस में सात्वती वृत्ति होती है, आरभटी, श्रृंगारे कैशिकी वृत्ति ही वीरे सात्वत्यारभटी, पुनः इसको इधर लिख देते हैं, आरभटी जो है वो रसे रौद्रेच बीभत्से, रसे रौद्रेच बीभत्से यानी कि रौद्र में और बीभत्स में, ठीक है। तो श्रृंगार से उत्पन्न होता है हास्य, तो हास्य में भी क्या होती है, कैशिकी वृत्ति। वीर रस से उत्पन्न होता है अद्भुत, तो अद्भुत में भी क्या होती है, सात्वती वृत्ति होती है। और रौद्र से उत्पन्न होता है करुण, इसमें भी, इसमें आरभटी होती है करुण में भी। और बीभत्स रस से उत्पन्न होता है भयानक, तो भयानक में भी क्या होती है, आरभटी। और वृत्ति ही सर्वत्र भारती, भारतीय वृत्ति जो होती है वो सभी रसों में रहती है, भारतीय वृत्ति सभी रसों में होती है, ठीक है। तो इसीलिए अगर जो रस होते हैं ना वृत्ति रूप कहे गए हैं, इसलिए रस क्या कहे गए हैं, वृत्त्यात्मक, वृत्ति रूप रस कहे गए हैं। जो है हास्य और श्रृंगार कैसिकी रूप कहे गए हैं, और अद्भुत और वीर सात्वती रूप कहे गए हैं, और रौद्र करुण बीभत्स और भयानक रस आरभटी रूप कहे गए हैं, और भारतीय रूप जो है सभी रस हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, नाटिका में श्रृंगार की प्रधानता के कारण यहाँ पर कैशिकी वृत्ति भी होती है। इतनी बात स्पष्ट हो गई। अब देखिए
वही स्त्रियों की अधिकता, 4 अंक का होना और नाटिका प्रकरणिका का विभाजक तत्व माना जाएगा, तब तो 1, 2, 3 अंक या पात्र इत्यादि के भेद से रूपकों के अनंत भेद होने लगेंगे। अब देखो यहाँ पर जो है देवी तत्र भवेत ज्येष्ठा, एक नायिका होती है नाटिका में। नाटिका में 2 प्रकार की नायिका 2 होती हैं, कौन कौन सी? एक तो होती है देवी, देवी मतलब महारानी, तो वो जो होती है तत्र माने नाटिका में, देवी माने महारानी जो नायिका होती है वो ज्येष्ठा नायिका होती है और वो प्रगल्भ होती है, प्रगल्भ होती है और नृप वंशजा, ठीक है। वो क्या होती है? प्रगल्भ यानी कि थोड़ी सी चतुर, कठोर इत्यादि जो है होती है और प्रौढ़ व्यक्तित्व वाली होती है। और नृप वंशजा, नृप के राजा के वंश में उत्पन्न होती है, गंभीर होती है, वो माननी यानी कि गुस्सा होने वाली होती, गुस्सा हो जाती है राजा पर। कृच्छ्रात मतलब कठिनाई से, तदवसात माने उस महारानी नायिका के कारण, तदवसात नेत्री संगम, नायक का और नायक की जो प्राप्या नायिका है, क्या है? प्राप्या अथवा प्रेमिका, जो प्रेमिका प्राप्या नायिका है उसके साथ नेत्री यानी नायक का जो संगम होता है वो तदवसात माने महारानी के वश के कारण, कृच्छ्रात माने कठिनाई से होता है। ठीक है, स्पष्ट है। नाटिका में जो है महारानी ज्येष्ठा नायिका राजकुल में उत्पन्न होती है, स्वभाव से वो प्रगल्भ गंभीर माननी होती है, उसके वश में होने कारण प्राप्या माने की प्रेमिका नायिका के साथ में नायक का संगम बड़ी कठिनाई से होता है। अब आती है बात कि ये प्रेमिका नायिका कौन सी होती है? प्रेमिका अथवा प्राप्या, प्राप्या नायिका। तो कहते हैं देखो आपको, आप रत्नावली को मतलब नाटिका को ध्यान करिए तो आपको समझ आएगा कि एक तो वहाँ वासव दत्ता है, उसके अंदर ये सभी विशेषण ऊपर वाले हैं, प्रगल्भ है, नृपवंश में उत्पन्न हुई है, गंभीर है, माननी है, उसके कारण बड़ी कठिनाई से नेता मतलब नायक राजा का संगम होता है। ठीक है, अब जो है वहाँ की जो उसकी प्रेमिका सागरिका है रत्नावली, वो नायिका जो है वो प्राप्या नायिका है और वो तादृशी, तादृशी का मतलब है वो भी राजकुल में उत्पन्न हुई है, और वो मुग्धा है, मुग्धा मतलब भोली भाली है, दिव्या है, दिव्य है और अति मनोहर, अत्यंत मनोहर गुणों से युक्त है। और उसको कहाँ रखा जाता है योगंधरायण के द्वारा? अंतःपुर में। कहाँ रखा जाता है? अंतःपुर में जो है उसको रखा जाता है। तो अंतःपुरादि संबंधात, अंतःपुर में उसका संबंध दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसीलिए वो आसन्ना मतलब होता है निकट, आसन्ना माने निकट हो जाती है, राजा के निकट हो जाती है। श्रुति दर्शन ही, श्रुति माने सुन करके और दर्शन माने देख करके। तो देखो राजा के जब श्रुति माने श्रवण के भी निकट हो जाएगी, वो दर्शन के भी निकट हो जाएगी, मतलब राजा उसको सुन भी पाएगा, देख भी पाएगा, उसके गुणों को सुन पाएगा, उसके दर्शन कर पाएगा। तो इसलिए वो क्या हो जाती है? आसन्ना मतलब निकट हो जाती है। किसके निकट हो जाती है? राजा के। क्यों? अंतःपुर में उसको संबंध ने रखा जाता है। तो राजा जब उसको श्रुति मतलब सुनता है उसके गुणों को और उसको दर्शन माने उसको देखता है, तो राजा को क्या होता है? अनुराग उत्पन्न होता है। और वो भी राजा को सुनती है, देखती है, तो क्या होता है? उसको जो है अनुराग उत्पन्न हो जाता है। दोनों को, राजा और उस प्रेमिका को, रत्नावली सागरिका को, दोनों को अनुराग मने प्रेम उत्पन्न हो जाता है। नवावस्थो, नई अवस्था का वो प्रेम होता है। नेतु मने नायक का, तस्याम मने नायिका में, यथोत्तर मने उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ जो है वो प्रेम उत्पन्न होता है। और नेता मने जो नायक है, राजा है, तत्र मने उस नायिका में, प्रवर्तित मने पैर तो बढ़ाता है नायिका की तरफ, बढ़ता तो है, लेकिन देवी त्रासेन संकिता, देवी यानी महारानी के त्रास मने डर से, संकित मने शंका युक्त होकर के जो है उसकी तरफ बढ़ता है। यही बता रहे हैं कि जो प्रेमिका है नायिका राजकुल में उत्पन्न, भोली भाली, मुग्धा, दिव्य गुणों से अलंकृत, अत्यंत मनोहर होती है। प्राप्या नायिका अंतःपुर आदि से संबंध होने के कारण नायक के निकट होती है और उस प्राप्या नायिका के विषय में सुन करके, उसको देख करके नायक का उसके प्रति उत्तरोत्तर नवीन अनुराग हो जाता है। नायक महारानी ज्येष्ठा नायिका के भय से देवी त्रासेन संकिता, तो उसके भय माने त्रास से, डर से संकित होकर के उस प्राप्या नायिका के ओर पैर बढ़ाता है, माने प्रवृत्त होता है। अब जो नाटिका है स्त्री लिंग में है, तो इसका मतलब क्या है? इसमें स्त्री पात्र अधिक रहेंगे, श्रृंगार रस रहेगा। तो इसमें श्रृंगार रस रहेगा तो कौन सी वृत्ति रहेगी? कैशिकी वृत्ति रहेगी। क्या रहेगी? कैशिकी रहेगी। स्पष्ट है कि नहीं? अब कैशिकी वृत्ति में अंग कितने होते हैं कैशिकी के? तो कैशिकी के 4 अंग होते हैं। पहला अंग होता है नर्म, पहला अंग होता है नर्म। कैशिकी वृत्ति के 4 अंग होते हैं। दूसरा होता है नर्म, नर्म स्फिंज, और तीसरा होता है नर्म स्फोट, और चौथा होता है
नर्म, गर्भ। चार अंग होते हैं कैसिकी के, तो चार अंग होते हैं कैसिकी के, तो उनसे युक्त क्या होती है, उनसे युक्त होती है नाटिका। ठीक है, और इसी प्रकार से चतुर्भिश्च युक्तांक ही, माने कि नाटिका में चार क्या होते हैं, अंक से भी, अंकों से भी युक्त होती है। चतुर्भि माने चार अंक ही, अंकों से युक्त होती है नाटिका। चतुर्भिश्च युक्ता अंक ही, ठीक है, चार अंकों से भी। तो नाटिका में कितने अंक होते हैं, नाटिका में चार अंक होते हैं। और नाटिका में जो कैसिकी वृत्ति होती है उसके कितने अंग होते हैं, चार अंग होते हैं, नर्म, नर्म स्फिंज, नर्म स्फोट, नर्म गर्भ। ठीक है, वही नाटिका जिस प्रकार से चार अंकों से युक्त होती है, कैसिकी वृत्ति में चार अंग होते हैं, नर्म, नर्म स्फिंज, नर्म स्फोट, नर्म गर्भ। ठीक है, तो यहां तक हमने क्या देखा, यहां तक हमने नाटिका को देख लिया। ठीक है, नाटिका को देख लिया। अब आता है आपका भाण। क्या है, भाण। हमने नाटक, प्रकरण, दो चीजों को पढ़ लिया। अब है भाण। भाण में क्या होता है, भाण की कुछ चीजें हमको देख लेनी चाहिए। तो जैसे इसमें जो कथा वस्तु है, क्या है, कथा, भाण की जो कथा वस्तु होती है वो कवि कल्पित होती है। क्या होती है, कवि कल्पित होती है, कोई इतिहास में प्रसिद्ध नहीं होती, कवि कल्पित होती है। और इसमें किसी किसी इसमें धूर्त का चरित्र बताया जाता है, धूर्त का चरित्र यहाँ पर वर्णित किया जाता है। दूसरी बात इसमें जो है, इसमें केवल दो ही संधियां होती हैं। संधि कितनी होती हैं, संधि इसमें केवल दो होती हैं। और दो संधियां होंगी तो सामान्य बात है कि एक पहली होगी, पहली मुख, और एक लास्ट में होगी। लास्ट की क्या है, निर्वहन। हम आपको संधियां इत्यादि बता चुके हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको माने लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो संधि इसमें दो ही होती हैं, मुख और निर्वहन। इतना स्पष्ट हो गया। तीसरी बात इसमें अगर देखें तो इसमें वृत्ति अगर देखें तो इसमें मुख्य रूप से कौन सी वृत्ति होती है, इसमें भारतीय वृत्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, अगर इसमें चौथी चीज देखें तो इसमें कौन से रस होते हैं, तो इसमें प्रमुख रूप से वीर रस, और क्या होता है, देखो वीर रस की जो सूचना होती है ना, इसमें शौर्य के द्वारा दी जाती है, शौर्य का वर्णन करके वीर रस की सूचना दी जाती है। और इसमें श्रृंगार रस की सूचना जो है वो विलास का वर्णन करके दी जाती है। ठीक है, ये दो रस क्या होते हैं, ये दो रस जो है यहाँ पर सूच्य होते हैं। और अन्य रसों में भी जो है थोड़ा बहुत अन्य रसों को भी दिखा दिया जाता है। अच्छा, एक बात बताना था कि जो प्रकरण था ना, प्रकरण, वैसे तो प्रकरण में उन्होंने नाटक की तरह सब बता दिया था, लेकिन अगर प्रकरण में हम अंक की बात करें तो प्रायः जो है 10 अंक मिलते हैं, और एक प्रकरण में 9 अंक भी देखे गए हैं। तो प्रकरण में प्रायः 10 अंक होते हैं। ठीक है, यद्यपि यहाँ पर ऐसा कुछ नियम दिया नहीं गया था, लेकिन जैसा देखा जाता है तो 10 अंकों का प्रकरण देखा जाता है। लेकिन अगर हम भाण की बात करते हैं, अगर हम भाण की बात करते हैं तो इसमें जो है ना, इसमें इसमें सिर्फ एक अंक होता है। क्या होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक अंक इसमें होता है। इतनी बात स्पष्ट है। अच्छा, इसमें अगर पात्र की बात करें तो सिर्फ एक ही पात्र रहता है जिसको हम बिट कहते हैं। ठीक है, एक ही पात्र होता है जो इसको हम बिट कहते हैं इसमें। और अगर हम बात करें कि इसमें अब एक ही पात्र है तो बोलेगा कैसे, तो उसके लिए हम आपको आकाश भाषित का नियम बताए थे, जो कि हम आपको पहले वाले में आपको बता चुके हैं, पहले प्रकाश में आकाश भाषित, जिसमें एक आदमी मतलब खड़ा है और वही बोलता रहता है, और भाई देवदत्त कहाँ जा रहे हो। अब देवदत्त ने तो कुछ नहीं कहा क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं, तो वो खुद ही बोलेगा, अच्छा क्या कह रहे हो, अच्छा विद्यालय जा रहे हो, ऐसा खुद ही बोल दिया। तो इससे समझ आ जाएगा कि उसको देवदत्त है नहीं, लेकिन वो मान लिया जाएगा, कल्पना कर ली जाएगी कि देवदत्त से बात कर रहा है, और देवदत्त जो कह रहा है वो भी सुनाई देगा, दर्शकों को समझ आ जाएगा, क्योंकि वहां एक ही जो बिट है वही प्रश्न भी करेगा, वही उत्तर भी देगा। ठीक है,
तो इसलिए संवाद यहाँ आकाश भाषित के रूप में होता है, और ये मैं आकाश भाषित आपको बता चुका हूं प्रथम प्रकाश में। इतना स्पष्ट हो गया। अब इसमें जो है ये जो है ना, इसकी कुछ विशेषताएं हैं जिनको आप याद रख सकते हैं, भाण की विशेषताओं को। अब जरा हम देख लेते हैं, इनको आप लिख करके याद कर लीजिएगा। इसी प्रकार से आप क्या करिए, अपना नोट्स बना लीजिए कि भाणस्तु धूर्त चरितम, भाण में किसी धूर्त का, माने चोर का, जुआरी का जो है यहाँ पर चरित्र वर्णित किया जाता है। ठीक है, अब वो जो है धूर्त का चरित्र कौन वर्णित करता है, तो बिट करता है, जो कि एक निपुण पंडित होता है। क्या होता है, बहुत निपुण कुशल पंडित होता है, और वो अकेले ही एक मतलब अकेले ही क्या करता है, धूर्त के चरित्र को वर्णित करता है। अब धूर्त का जो चरित्र है वो उसने स्वानुभूतम, या तो अपने आप अनुभव किया होगा बिट ने, अथवा परेण, किसी दूसरे ने अनुभव किया होगा। तो उसको यत्र माने जहां पर उपवर्णित माने उपवर्णित किया जाता है, उसे हम भाण कहते हैं। भाण में क्या होता है, तो कहते हैं कि संबोधन होता है, उक्ति प्रत्युक्ति होती है, लेकिन ये किसके द्वारा होती है, तो आकाश भाषित के द्वारा होती है। आकाश भाषित हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि क्या कह रहे हो, अच्छा ये कह रहे हो। तो इस प्रकार से आकाश भाषित के द्वारा संबोधन किया जाता है, उत्तर प्रत्युत्तर, उक्ति प्रत्युक्ति माने उत्तर प्रत्युत्तर किया जाता है। सूचेद वीर श्रृंगार, इसमें वीर और श्रृंगार दो रस होते हैं, और जो कि सिर्फ सूच्य होते हैं, सूचित किया जाता है। शौर्य, शौर्य के द्वारा वीर रस को बताया जाता है। शौर्य के द्वारा वीर, शौर्य मतलब वीरता के द्वारा वीर रस को, और सौभाग्य, सौभाग्य का मतलब है विलास। ठीक है, विलास के द्वारा क्या किया जाता है, श्रृंगार रस को सूचित किया जाता है। इतना स्पष्ट है, सूचित किया जाता है, केवल वाणी मात्र से बोला जाता है। तो इनके शौर्य और सौभाग्य के, शौर्य और सौभाग्य के संस्तव, संस्तव यानी वर्णन, संस्तव माने वर्णन के द्वारा, शौर्य और सौभाग्य के माने वीरता और विलास के वर्णन के द्वारा वीर और श्रृंगार रस को सूचित किया जाता है। ये सूच्य होते हैं। इतना स्पष्ट हो गया कि नहीं? अच्छा, अब इसमें क्या है, भूयसा भारतीय वृत्ति। भूयसा मतलब अधिक से अधिक, अधिकतर, अधिकतर क्या होती है, अधिकतर इसमें जो है भारतीय वृत्ति का प्रयोग होता है। एक अंकम, एक ही अंक होता है, और वस्तु कल्पितम, वस्तु जो होती है इसकी, वस्तु माने जो कथा होती है, वो कवि के द्वारा कल्पित होती है। ठीक है, और इसमें मुख निर्वहणे सांगे, माने मुख और निर्वहण दो संधियां होती हैं, मुख संधि और निर्वहण संधि दो संधियां होती हैं, और सांग उनके भी अंग हो, अच्छा अंग सहित जो होता है सांगे। देखो मुख संधि के कितने अंग हैं, 12, और निर्वहण के कितने हैं, 14। तो 12 और 14 जो अंग हैं वो अंग भी होते हैं संधियों के, दोनों के। सांगे मतलब अंगों के सहित जो है दोनों संधियां होती हैं। संधियों के अंग हम आपको बता चुके हैं, 12 13 12 13 14 क्रम से आप याद कर लीजिए। अब कहते हैं यहाँ एक बात और है कि यहाँ पर लास्य के 10 अंग भी होते हैं। क्या, भाण में लास्य के 10 अंग भी होते हैं। लास्य के कितने अंग होते हैं, 10 अंग होते हैं, और वो 10 अंग यहाँ पर भाण में पाए जाते हैं। बोले वो 10 अंग कौन से होते हैं, तो उनको हम आपको अभी बता देंगे। आपको एकदम चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप उनको आराम से याद कर लीजिएगा। तो ये पहले भाण तो समझ लीजिए कि भाण नामक रूपक की परिभाषा, भाण वह रूपक है जिसमें कोई चतुर अथवा बुद्धिमान बिट अपने द्वारा अथवा किसी दूसरे के द्वारा अनुभूत धूर्त चरित्र का वर्णन करता है, और वो बिट आकाश भाषित के द्वारा संबोधन और उत्तर प्रत्युत्तर करता है। वीरता और विलास माने सौभाग्य के वर्णन के द्वारा वीर और श्रृंगार रस की सूचना देता है। भाण नामक रूपक में प्रायः भारतीय वृत्ति का प्रयोग होता है, और इसमें जो है सिर्फ एक अंक होता है, और वस्तु इसकी कभी कल्पित होती है, और अंगों के सहित मुख और निर्वहण दो संधियां होती हैं, और लास्ट के इसमें 10 अंग पाए जाते हैं। ये कुछ चीजें हैं जिनको आप एकदम याद रखिएगा। ठीक है, इसका जो है ये जो है यहाँ पर कुछ शब्द हैं जिनको आप याद रखिए। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। अब जो है, अच्छा यहाँ स्पष्ट किया है कि इसमें जो है कथा वस्तु कभी कल्पित होती है, धूर्त चरित्र वर्णित किया जाता है, मुख और निर्वहण संधियां होती हैं, एकमात्र पात्र बिट होता है, यही नायक भी होता है। कथोपकथन का, संवाद का प्रयोग आकाश भाषित के माध्यम से होता है। भारतीय वृत्ति होती है, वीर श्रृंगार की सूचना सूरता और विलासता के वर्णन से दी जाती है, और ये जो है केवल एक अंक का होता है। ठीक है, अब देखिए लास्य के जो 10 अंग कहे थे ना,
वो 10 अंगों को आप देख लीजिए। पहला है गेयम, क्या है पहला, लास्ट के 10 अंग हैं गेयम पदम, पहला हो गया गेयम पदम, और दूसरा हुआ स्थित, इसको ना थोड़ा सा सही करना होगा, स्थित पाठ्यम, ठीक है। पहला है गेयम पदम, दूसरा है स्थित पाठ्यम, तीसरा है आसीनम, चौथा है पुष्पगंडिका, पांचवा है प्रच्छेदक, छठा है त्रिगूढ़, सातवां है सैंधव सैंधवाक्यम, आठवां है द्विगूढ़कम द्विगूढ़क, नौवां है उत्तमोत्तमक, और 10वां है उक्त प्रत्युक्त में उक्त प्रत्युक्त। तो लास्ट से 10 विधम ही एतद, लास्ट से में 10 विधम माने 10 प्रकार का ही माने निश्चित रूप से एतद यह अंग निर्देश कल्पनम, अंगों के निर्देश की कल्पना की गई है। देख लीजिए भाई, ये स्पष्ट हो गया कि गेय पद, स्थित पाठ्य, आसीन, पुष्पगंडिका, प्रच्छेदक, त्रिगूढ़, सैंधव, द्विगूढ़क, उत्तमोत्तमक और उक्त प्रत्युक्त, ठीक है। इतने क्या होते हैं यहां पर जो है लास्ट में 10 प्रकार के अंग होते हैं। अब एक बार जो है इनको भी आप देख लीजिए, ठीक है। गेय पद क्या होता है, तो सामाजिकों के समक्ष आसन पर बैठ करके, सामाजिक माने दर्शकों के समक्ष माने सामने पर आसन पर बैठ के जब वीणा इत्यादि बजाते हुए शुद्ध मतलब कोई भाव भंगिमा से रहित जब कोई गाना गाता है तो उसको हम गेय पद कहते हैं। स्थित पाठ्य क्या होता है, काम से पीड़ित नायिका प्राकृत में जब गाती है तो उसको स्थित पाठ्य कहते हैं, ठीक है। जब काम से पीड़ित नायिका प्राकृत भाषा में गाना गाती है तो उसको स्थित पाठ्य कहते हैं। आसीन मतलब है बैठ करके जो है शोक और चिंता से आकुल होकर के जब नायिका वाद्य और आंगिक अभिनय के बिना ही, ना तो कोई वाद्य यंत्र रहता है ना तो कोई आंगिक अभिनय जो है शरीरकृत अभिनय भी नहीं रहता, उसके बिना ही गाती है तो उसको आसीन कहते हैं। पुष्पगंडिका तो वाद्य के साथ में विविध छंदों में स्त्री का पुरुष वेश में, यहाँ पर स्त्री जो है वो पुरुष रूप धारण कर लेगी स्त्री, और जो पुरुष होगा वो स्त्री रूप धारण कर लेगा, ठीक है। तो वाद्य के साथ विविध छंदों में स्त्री जब पुरुष रूप में और पुरुष स्त्री वेश में गाना गाए तो वहां पर पुष्पगंडिका होती है, ठीक है। एक मिनट, ये जो है प्रच्छेदक है, क्या है प्रच्छेदक, कि जब पति को दूसरी स्त्री में आसक्त मान करके, कि जो है पति दूसरी स्त्री में आसक्त हो गया है, लग गया है, दूसरी स्त्री में प्रेम करने लगा है, ऐसा मान करके प्रणय विच्छेद, ब्रेकअप कर लेने के बाद प्रणय विच्छेद माने प्रेम तोड़ देने के बाद, उसके बाद जब जो है उसके कारण जो उसको कोप होता है, कष्ट होता है, तो क्रोध होता है, तो उसके कारण जो स्त्री जो है वीणा बजा के गाती है वही प्रच्छेदक है। त्रिगूढ़ क्या होता है, तो जब स्त्री का वेश बना करके पुरुष जो है वो मधुर अभिनय करता है तो त्रिगूढ़ होता है। सैंधव संकेत स्थल पर, जहां संकेत किया था कि वहां पर प्रिया को आना है, लेकिन वहां प्रिया को न पा करके प्रिया नहीं पहुंची, तो वीणा इत्यादि जो वाद्य हैं उन वाद्यों को बजाते हुए पुरुष जब प्राकृत में गाता है तो वो सैंधव है। द्विगूढ़ जब मुख और प्रतिमुख संधि से युक्त रस और भावों से भरा हुआ विदग्ध लोगों को, चतुर लोगों को, पंडितों को मोहित कर लेने वाला जो गीत होता है वो द्विगूढ़ होता है। उत्तमोत्तमक गुस्से या फिर प्रसन्नता के कारण गाया गया अधिक क्षेप से युक्त रास का आश्रय और हाव और हेला के सहित विचित्र श्लोक रचनाओं के कारण मनोहर गायन जो होता है वो उत्तमोत्तमक होता है। उक्त प्रत्युक्त क्या है, उत्तर प्रत्युत्तर से युक्त उलाहना से भरा हुआ झूठा और विलासपूर्ण गीत उक्त प्रत्युक्त होता है, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया यहां पर। अब देखो भाई, अब आता है आपके समक्ष प्रहसन। अब क्या आता है प्रहसन। अब आपको जो है आपने यहां पर नाटक को देख लिया है, नाटक को, प्रकरण को, और इसके बाद नाटिका को भी, और इसके बाद भाण को, ठीक है। नाटक, प्रकरण, नाटिका और भाण को देख लिया। अब किसको देखना है, प्रहसन को। तो प्रहसन के बारे में हमको चीजों को देखना है, समझना है कि प्रहसन क्या होता है, ठीक है। तो कहते हैं ये जो प्रहसन है ये पहली बात तो भाण की तरह होता है, भाणवत होता है, बाण की तरह होता है। अच्छा,
भाण की तरह होगा तो क्या फायदा होगा। तो कहते हैं कि जो इसमें जिस प्रकार से रहता है भाण में, उसी प्रकार से जैसे भाण में जो कथा वस्तु कैसी होती है, कवि कल्पित, तो यहां भी कथा वस्तु कैसी होगी, कवि कल्पित कथा वस्तु होगी। यहां पर अगर संधियों की बात की जाएगी तो दो ही संधियां होंगी, कौन कौन सी, मुख और निर्वहन। प्रहसन भाण की तरह है तो इसमें भी दो संधियां होंगी, मुख और निर्वहन, मुख और निर्वहन। ठीक है। अब अगर इसमें हम जो है लास्ट की बात करें तो इसमें भी लास्ट के 10 अंग जैसे उसमें थे वैसे इसमें भी 10 अंग होते हैं। ठीक है, तो इतनी बात स्पष्ट हो गई होगी आपको। अब अगर हम एक और विशेषता ले लेते हैं जैसे अंक, तो अंक इसमें कितना होगा, प्रहसन में भाण की तरह एक ही अंक इसमें भी होगा। इतना स्पष्ट हो गया। अब देखिए अगर हम प्रहसन के भेद करें, प्रहसन के भेद, प्रहसन के भेद, तो प्रहसन के जो है 3 भेद हो सकते हैं। एक होता है शुद्ध और एक होता है वैकृत और एक होता है संकर। शुद्ध, वैकृत, संकर, 3 क्या होते हैं, प्रहसन के भेद होते हैं। ठीक है। शुद्ध में जो होता है क्या है, शुद्ध में जो है पाखंडियों का चरित्र भरा रहता है। शुद्ध में क्या रहता है, पाखंडी रहते हैं, बिट रहता है, बिट, चेट, ये सब जो है उसमें इनका चरित्र वहां पर, और पाखंडी जो होगा वो विप्र होगा, विप्र माने ब्राह्मण इत्यादि सबका चरित्र भरा रहता है। उन्हीं सब की वेश भाषा इत्यादि का यहाँ पर अनुकरण किया जाता है तो वो शुद्ध होता है। विकृत में क्या होता है, जब व्यक्ति अपने वेश को छोड़ करके, अपने वेश भाषा को छोड़ करके दूसरी वेश भाषा को धारण कर लेता है। जैसे कोई कामुक है, वो उस कामुक की भाषा को, वेश को किसने धारण कर लिया है, किसी नपुंसक ने। अब बताओ नपुंसक जो होगा वो काम के योग्य है, नहीं है, लेकिन नपुंसक ने कामुक की वेशभूषा धारण कर ली है। ऐसे जैसे जो है जैसे कोई तपस्वी है, उस तपस्वी की वेशभूषा को किसने धारण कर लिया, तो किसी जो है जिसको हम प्रेमी कहते हैं, भुजंग कहते हैं, उपपति कहते हैं, उसने तपस्वी की वेशभूषा को धारण कर लिया है। अथवा जैसे किसी योद्धा है, योद्धा की वेशभूषा को जो है किसी ने, इसको जो है ना उल्टा कर लेते हैं तब ज्यादा अच्छा हो जाएगा। किसी प्रेमी की वेशभूषा को तपस्वी ने धारण कर लिया, या योद्धा की वेशभूषा को किसी वृद्ध व्यक्ति ने धारण कर लिया। तो ये ऐसी स्थितियां हैं जहां पर मामला उल्टा हो जा रहा है। प्रहसन मतलब हंसी तो उत्पन्न होगी, लेकिन यहां पर क्या है, उस काम के वेशभूषा नपुंसक, प्रेमी की वेशभूषा तपस्वी, और जो है योद्धा की वेशभूषा कोई बूढ़ा धारण कर ले रहा है। तो ये क्या है, यहाँ पर जो है एक दूसरे की वेशभूषा बदल जा रही है, तो इसलिए वैकृत है। और संकर क्या होता है, तो संकर में नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जहां पर क्या किया जाए, जहां पर जो है बीथी के जो 13 अंग हैं, उन 13 अंगों को क्या कर दिया जाए, उनका मिश्रण कर दिया जाए, तो उसको क्या कहते हैं, नाम से ही स्पष्ट है, संकीर्ण हो जाएगा, मिल जाएगा, इसीलिए उसको संकर कहा जाएगा। ठीक है। अब प्रहसन में अगर रस की बात की जाए, रस, तो भाई प्रहसन में हस आ रहा है ना, हसन, हंसना, तो इसमें कौन सा रस होता है, इसमें हास्य रस होता है। और हास्य रस के भी 6 भेद होते हैं, उन 6 भेदों सहित यह हास्य रस यहां पर प्रहसन में पाया जाता है। ठीक है, इतनी बात स्पष्ट हो गई। प्रहसन में जो है रस कितने प्रकार का होता है, रस जो है
हास्यरस होता है, जो कि 6 प्रकार का हास्यरस प्रहसन में पाया जाता है। तो ये स्पष्ट हो गया। तद्वत प्रहसनम त्रेधा, 3 प्रकार का होता है। शुद्ध, वैकृत, संकर। शुद्ध, वैकृत और संकर। जिसमें शुद्ध जो प्रहसन होता है उसके बारे में बता दे रहे हैं पहले। पाखंडी, इसमें क्या रहता है? पाखंडी और विप्र। पाखंडी जो विप्र, पाखंड करने वाला कोई विप्र। ब्राह्मण, वास्तव में ब्राह्मण, उसके अंदर ब्राह्मणत्व तो नहीं है, केवल ब्राह्मण जाति में जन्म ले लिया है। ये अपने आप को ब्राह्मण बोल करके जो है वो क्या कर रहा है नहीं ब्राह्मण, लेकिन अपने आप को ब्राह्मण बोलता है, कमाता खाता है। तो पाखंडी, विप्र इत्यादि जो हैं, और चेट, चेटी, बिट, आकुलम, जिसमें चेट हो, चेटी हो, बिट हो इत्यादि से आकुल माने भरा हुआ, और चेष्टितम वेश भाषा भी, जहां पर जो है वेश और भाषाओं के द्वारा जहां पर चेष्टा की जाती है, इन लोगों की जो वेश और भाषा है उसके द्वारा जहां पर चेष्टा की जाती है, और जो हास्य वचोन्वितम, हास्य की वचः मतलब वाणी से जो युक्त है, उसको क्या कहते हैं? उसको शुद्ध प्रहसन कहते हैं। इतनी बात स्पष्ट हो गई। देख लीजिए, प्रहसन भाण की तरह होता है। 3 भेद होते हैं, शुद्ध, वैकृत, संकर। भाण की तरह का मतलब भाण की भांति प्रहसन में वस्तु कविकल्पित होती है। संधि 2 ही होती हैं, मुख निर्वहन, संध्यंग, लास्य के अंग भी होते हैं। शुद्ध प्रहसन क्या है? पाखंडी, विप्र, चेट, चेटी, बिट से भरा होता है, उनके चरित्र वेश भाषा से युक्त होता है, हास्य के वचनों से परिपूर्ण होता है। अब देखिए, अब जो है कामुकादि बचो होना चाहिए यहां पर। कामुकादि बचो बेशही संड कंचुकी तापसही विक्रतम संकराद। अच्छा, विक्रतम यहां तक ये एक हो गया, और संकराद बीथ्या संकीर्णम धूर्त संकुलम, ये दूसरा हो गया। तो कामुक इत्यादि के जहां पर क्या रहे, वचन रहे, वेश रहे, उनको धारण करके जहां संड माने नपुंसक, कंचुकी और तपस्वी लोग हों, उसको विकृत कहते हैं। देखो, जहां कामुक लोगों के वचन को, कामुकादि जनों के वचनों को बोलने वाले, उनके वेश को धारण करने वाले नपुंसक हो, कंचुकी हो, तपस्वी से युक्त जो होता है वो विकृत प्रहसन होता है। ठीक है। इसका विकृत नाम पड़ने का कारण क्या है? इसका नाम विकृत इसलिए पड़ा क्योंकि जो जो कामुक इत्यादि लोग हैं, उन लोगों के वचनों को बोल रहे हैं नपुंसक। समझे कि नहीं? कामुक लोगों के वचन को नपुंसक बोल रहे हैं, कामुक लोगों के वेश को नपुंसक धारण कर रहे हैं। ऐसे ही प्रेमियों के वेश को जो है तपस्वी धारण कर रहे हैं, योद्धाओं के वेश को बूढ़े लोग धारण कर रहे हैं। तो उनके वचन वेश को जो है, दूसरे के वचन वेश को दूसरे लोग धारण कर रहे हैं, तो विकार तो होगा ना। यही विकार है, इसीलिए इसको विकृत प्रहसन कहते हैं। समझे कि नहीं? कामुक इत्यादि जनों के वचनों को बोलने वाले, उनके वेश को धारण करने वाले जो नपुंसक, कंचुकी इत्यादि तपस्वियों से युक्त होता है वो विकृत प्रहसन है। कामुकादि बचो वेश ही संड कंचुकी तापस ही। तो कामुक इत्यादि के वचन वेश को धारण करने वाले संड माने नपुंसक, कंचुकी, तापसों से युक्त विकृत होता है। और जो बीथी के अंगों से मिश्रित होता है, संकराद बीथ्या लिखा है कि बीथी के अंगों से जो मिश्रित होता है, संकर माने मिश्रित होने के कारण, बीथ्या माने बीथी के अंगों के, संकर माने मिश्रित होने के कारण संकीर्ण होता है। और वो धूर्त संकुलम माने उसमें भी धूर्त यानी चोर जुआरी इत्यादि भरे रहते हैं, धूर्तों से भरा रहता है, संकीर्ण प्रहसन कहा जाता है। अब कहते हैं कि इस प्रहसन में रस कौन सा होगा? तो हास्य रस होगा। हास्य रस कितने प्रकार का? 6 प्रकार का। तो रसस्तु भूयसा कार्य, माने भूयसा मतलब अच्छे से, कार्य हमने किया जाना चाहिए, रसस्तु रस, हास्य एव, तो यहाँ पर हास्य रस किया जाना चाहिए। तो प्रहसन में 6 प्रकार के अंगों से युक्त हास्य रस का उपस्थापन प्रचुरता के साथ होना चाहिए। ये बात स्पष्ट हो गई। अब आता है आपके समक्ष डिम। क्या आता है? डिम आता है। चलिए, तो डिम की पहले थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं कि डिम किसे कहते हैं। ठीक है, थोड़ा डिम की चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो डिम्स है, डिम जो बना है वो संघात अर्थ वाली, संघात मतलब होता है समूह, समूह अर्थ। तो डिम जो है वो संघात अर्थ
जिसका है ऐसे समूह अर्थ वाली जो है डिम धातु से बना हुआ है। तो डिम का अर्थ क्या होता है? समूह। बोले किसका समूह? नायकों का समूह। किसका समूह? नायकों का समूह। ठीक है, अब इसमें कितने नायक होते हैं भाई? डिम में कितने नायक होते हैं? तो डिम में जो है 16 नायक होते हैं। 16 नायकों का समूह होता है और ये सभी नायक क्या होते हैं? उद्धत नायक होते हैं और इनमें देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, पिशाच इत्यादि जो है बड़े बड़े नायक ऐसे होते हैं। अब बताओ, जब इतने उद्धत खतरनाक 16 नायक रहेंगे तो क्या उसमें श्रृंगार रस रहेगा? श्रृंगार रस रहेगा? नहीं रहेगा। क्या रहेगा वहां पर? अच्छा, अगर बताओ श्रृंगार नहीं रहेगा तो श्रृंगार से उत्पन्न होने वाला हास्य रहेगा? नहीं रहेगा। तो अगर रस की बात की जाए तो यहां पर श्रृंगार रहेगा? नहीं रहेगा। श्रृंगार से उत्पन्न होने वाला हास्य रहेगा? नहीं रहेगा। तो कौन सा रहेगा? तो वीर रहेगा। बचा हुआ क्या है? रौद्र रहेगा। वीर, रौद्र रहेगा। बीभत्स रहेगा, बीभत्स रहेगा, भयानक रहेगा, करुण रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? तो यहां पर वीर, रौद्र, बीभत्स, भयानक, करुण और अद्भुत, अद्भुत रहेगा। तो इस प्रकार से कितने रस रहते हैं यहां पर? 6 रस रहते हैं। लेकिन एक बात बताओ, यहां पर चूंकि 16 नायक वो भी उद्धत नायक हैं तो इसलिए क्या रहेगा? रौद्र रस यहां पर मुख्य रहेगा। रौद्र रस मुख्य रहेगा। अब बताओ, जब श्रृंगार और हास्य रहेगा ही नहीं तो कैशिकी वृत्ति रहेगी? कैशिकी वृत्ति रहेगी यहां पर? नहीं रहेगी। तो यानी यहां कौन सी वृत्ति रहेगी? कैशिकी को छोड़ करके सात्वती रहेगी, आरभटी रहेगी और भारती रहेगी। लेकिन यहां पर कैशिकी वृत्ति नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि कैशिकी वृत्ति क्या है? श्रृंगार में और श्रृंगार से उत्पन्न होने वाले हास्य रस में रहती है, तो वहां पर नहीं रहेगी। ठीक है, और रौद्र और बीभत्स में जो होती है आरभटी वो रहेगी, वीर में जो होती है सात्वती वो रहेगी, अद्भुत में जो सात्वती होती है वो रहेगी, और भयानक और करुण में आरभटी होती है रहेगी, सभी रसों में भारती रहती है तो रहेगी, लेकिन कैशिकी वृत्ति यहाँ पर नहीं रहेगी। ठीक है, और रौद्र रस यहाँ पर मुख्य रस रहेगा। संधि की बात की जाए अगर, तो संधियां यहाँ पर जो है कितनी रहेंगी? 4 रहेंगी। और 4 संधियों का मतलब ही होता है कि आप मुख को रखेंगे, प्रतिमुख को रखेंगे, गर्भ को रखेंगे, लेकिन अवमर्श को आप नहीं रखेंगे और उपसंहार को अथवा जिसको हम निर्वहन कहते हैं उसको रखेंगे। ये बात स्पष्ट हो गई कि नहीं? किसको रखेंगे? मुख को, प्रतिमुख को, गर्भ को, अवमर्श को नहीं रखेंगे, उपसंहार या निर्वहन इसको रखेंगे। तो कितनी संधियां होती हैं? 4 संधियां, जिसमें अवमर्श नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, इतना इतना स्पष्ट हो गया ना? और अगर इसमें बात की जाए, कुछ चीजें और भी देखी जा सकती हैं। इसमें जो है माया, इंद्रजाल इत्यादि का इसमें क्या रहता है? बहुत ज्यादा वर्णन रहता है। ठीक है, तो इस अब हम देख लेते हैं। अच्छा, एक बात और भी है कि संधियां कितने रहेंगी? 4 रहेंगी, तो उतने ही अंक भी चाहिए। अंक भी कितने रहेंगे? 4 अंक रहेंगे, क्योंकि जब 5 संधियां होती हैं नाटक में तो 5 अंक चाहिए होते हैं, लेकिन जब 4 ही संधियां हैं तो 4 अंकों में काम चल जाएगा, तो 4 अंक रहेंगे। इतना स्पष्ट हो गया कि नहीं? अब देख लीजिए आप एक बार, संस्कृत में जो है डिमे, डिम में वस्तु प्रसिद्धम स्यात्। अच्छा, वस्तु क्या रहेगी यहां पर? प्रसिद्ध रहेगी, ये भी आप लिख लीजिए। कथा वस्तु जो है ना, कथा कैसी रहेगी? कथा जो है वो इतिहास में प्रसिद्ध होगी। क्या होगी? इतिहास में प्रसिद्ध होगी। ठीक है, नायक भी जो होंगे वो भी क्या होंगे? इतिहास में
प्रसिद्ध होंगे, जब कथा वैसी रहेगी नायक भी वैसे रहेंगे। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको याद रखनी चाहिए। इसी प्रकार से आपको नोट्स बनाने हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। डिमे वस्तु प्रसिद्धम स्यात्, डिम्य वस्तु जो होगी वो प्रसिद्ध होती है इतिहास में। और वृत्तयः कैसिकीम बना, कैसिकी को छोड़ करके सभी वृत्तियां होती हैं, सात्वती, आरभटी और भारती सभी वृत्तियां होती हैं। कैसिकी क्यों नहीं होती? क्योंकि हास्य और श्रृंगार रस यहाँ होता नहीं है। बोले नेता मतलब नायक कौन से होते हैं? तो कहा देव, गंधर्व, यक्ष, ये तो पता ही है आपको, देवता, गंधर्व, यक्ष, रक्षा माने राक्षस, और महाउर्गा, महा मतलब बड़े बड़े, उर्ग माने सांप, वासुकी इत्यादि, भूत, प्रेत, पिशाच इत्यादि जो है षोडश, षोडश मतलब होता है 16, अत्यंतम उद्धता, अत्यंत उद्धत, इसमें जो है 16 नायक रहेंगे। ठीक है, और देखो इसमें रस कौन सा रहेगा? तो अहास्य श्रृंगार ही। बोले अ लिखा है, ये क्या है? अ मतलब हास्य और श्रृंगार नहीं रहेगा। षड्भिर दीप्त ही, बचे हुए 6 रस रहेंगे, वीर रस, रौद्र रस, करुण रस, भयानक रस और अद्भुत रस, बीभत्स रस, ये सब यहाँ पर रहेंगे। तो षड्भिर दीप्त ही, 6 प्रकार के दीप्त रस रहेंगे एकदम, उनसे समन्वित होगा। उनसे क्या होगा? ये समन्वित होगा। इतना स्पष्ट हो गया कि नहीं? चलिए, और माया रहेगी, माया दिखाई जाएगी, इंद्रजाल दिखाया जाएगा, संग्राम का वर्णन किया जाएगा, क्रोध दिखाया जाएगा, उद्भ्रांत, उद्भ्रांत मतलब होता है घबराहट दिखाई जाएगी, इत्यादि की चेष्टाएं यहां पर दिखाई जाती हैं। और क्या दिखाया जाता है? बोला चंद्रमा का और सूर्य का जो उपराग होता है, उपराग कहते हैं ग्रहण को, तो चंद्र ग्रहण दिखाया जाएगा, सूर्य ग्रहण इसमें दिखाया जाएगा। और न्याय्य, न्याय्य का मतलब होता है उचित। उचित क्या है? रौद्र रस ही यहाँ पर अंगी के रूप में, अंगी माने मुख्य, मुख्य रस क्या रहेगा? रौद्र रस रहेगा, यही उचित है। अरे 16 जब खतरनाक नायक हैं तो रौद्र रस नहीं रहेगा? रहेगा ही। और चतुरंकश्च, 4 अंक होंगे, 4 अंक होंगे। और चतु संधि, 4 संधियां होंगी। बोले 4 संधि होंगी तो कौन सी निकलेगी? तो जो चौथी वाली है वो निकल जाएगी। निर्विमर्शः, विमर्श संधि को हटा दिया जाएगा, और मुख, प्रतिमुख, गर्भ और जो निर्वहन है वो 4 संधियां रहेंगी। इस प्रकार से डिम होता है। तो ये डिम की परिभाषा हमने आपको बता दी कि डिम नामक रूपक में कथा वस्तु प्रसिद्ध होती है, इतिहास प्रसिद्ध। कैसिकी वृत्ति को छोड़कर शेष अन्य सात्वती, आरभटी और भारती वृत्तियां इसमें पाई जाती हैं। देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, वासुकी आदि महासर्प, भूत, प्रेत, पिशाच 16 उद्धत नायक होते हैं। हास्य श्रृंगार को छोड़ के अत्यंत स्पष्ट शेष जो 6 रसों से युक्त होता है। न्यायतः मतलब उचित होने के कारण रौद्र रस यहाँ प्रधान अंगी हुआ करता है। यहाँ माया, इंद्रजाल, युद्ध, क्रोध, घबराहट पूर्ण चेष्टाएं, चंद्रग्रहण, सूर्यग्रहण दिखाया जाता है। 4 अंग और विमर संधि को छोड़ के 4 संधि होती हैं। इन लक्षणों से युक्त रूपक डिम कहा जाता है। अगर आपको कई बार ना ये हिंदी में जो छोटा छोटा लिखा है तो स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, तो उसकी क्वालिटी आप बढ़ा लीजिए थोड़ा सा, 360 या फिर 480 इत्यादि कर लेंगे तो आपको ये स्पष्ट रूप से दिख जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों को भी इसको शेयर कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आता है व्यायोग। ठीक है, अब ये व्यायोग समझना पड़ेगा भाई। ठीक है। अच्छा, अगर कोई पूछे कि डिम का एक उदाहरण बताइए, तो डिम का एक उदाहरण जो है वो आपको है त्रिपुरदाह। क्या है? त्रिपुरदाह, इसको याद रखिएगा। डिम का उदाहरण क्या है? त्रिपुरदाह। ठीक है, अब आता है व्यायोग। क्या आता है? व्यायोग की बात कर लेते हैं। तो व्यायोग में जो कथा है, व्यायोग में कथा वस्तु कैसी होती है? कथा वस्तु होती है इतिहास प्रसिद्ध होती है। क्या होती है? इतिहास प्रसिद्ध कथा वस्तु होती है। ठीक है, और इसमें जो नायक होता है, नायक तो इसमें एक ही होता है, लेकिन वो भी क्या होता है? इतिहास प्रसिद्ध होता है। और जैसे ऊपर 16 थे, यहाँ एक ही होता है, लेकिन ये जो है ना, ये धीरोद्धत होता है। क्या होता है? ये धीरोद्धत नायक होता है। ठीक है, ये स्पष्ट हो गया। अब यहां पर अगर हम संधि की बात करें तो यहां पर जो है
3 संधियां होती हैं। अब 3 संधि हैं तो सामान्य बात है कि बीच की 2 हटा देंगे, पहले वाली तो 2 रखेंगे ही। तो गर्भ तो रहती है, 1 मिनट, मुख रहती है, प्रतिमुख रहती है, गर्भ और विमर्श को हटा देते हैं, और लास्ट वाली जो है उपसंहार या फिर निर्वहन संधि रहती है। अब अगर बात करें इसमें रस की, तो रस इसमें पूर्ववत होते हैं, किसकी तरह? डिम की तरह। और डिम में कितने रस थे? डिम में 6 रस थे, श्रृंगार और हास्य को छोड़ करके। वीर रस, अद्भुत रस, वीर अद्भुत, रौद्र रस, करुण रस, रौद्र रस था, करुण रस था, वीर अद्भुत, रौद्र, करुण, बीभत्स रस और भयानक रस। 6 रस थे जैसे डिम में, वैसे इसमें भी 6 रस होते हैं। अब बताओ, अब निश्चित बात है अगर श्रृंगार और हास्य नहीं रहेगा तो इसमें वृत्ति कौन सी रहेगी? कैसी की वृत्ति रहेगी? नहीं रहेगी। तो सामान्य बात है इसमें भी वृत्तियां भी क्या होती हैं? पूर्ववत। कौन कौन सी? सात्वती, आरभटी और भारती वृत्ति रहती है। ठीक है। अब अगर बात की जाए कि इसमें अंक कितने रहते हैं, तो पहले उसमें तो 4 अंक थे, लेकिन यहां पर अंक सिर्फ जो है ना, व्यायोग में सिर्फ 1 अंक रहता है। क्या रहता है? 1 अंक रहता है। और इसका नाम व्यायोग क्यों पड़ा? तो व्यायोग का मतलब होता है जहां पर बहुत से लोगों को लगा लिया जाए। व्यायुज्यन्ते माने प्रयुज्यन्ते बहवः नराः यत्र। ठीक है, बहुत सारे नरों का जहां पर क्या किया जाए? प्रयोग किया जाए। जहां पर बहुत से नर मिलते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको व्यायोग कहते हैं। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं कि ख्यातेति वृत्तो व्यायोगा। इसका जो इतिवृत्त है, इतिवृत्त मतलब कथा वस्तु, कथा है वो ख्यात मतलब इतिहास प्रसिद्ध होती है व्यायोग में। ख्यातोद्धत नराश्रय, और ख्यात और उद्धत जो है नर, इसका आश्रय होता है, मतलब नायक होता है। ख्यात और उद्धत माने कि धीरोद्धत जो है इसका नायक होता है, और ख्यात माने इतिहास प्रसिद्ध होता है। हीनो गर्भ विमर्शाभ्याम, गर्भ संधि और विमर्श संधि से हीन, इसमें सिर्फ 3 संधियां होती हैं। और दीप्ता सिर डिमबद्ध रसाह, डिम की तरह यहाँ पर वीर, अद्भुत, रौद्र, भयानक, बीभत्स, बीभत्स, भयानक, रौद्र, करुण इत्यादि यहाँ पर रस डिम की तरह जो है 6 रस रहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से वृत्तियां भी रहती हैं। अस्त्री निमित्त संग्रामो जामदग्न जय था। कहते हैं कि जामदग्न जय, उदाहरण भी दे दिया। जामदग्न जैसे, जामदग्न कौन थे? जमदग्नि के पुत्र परशुराम जय। तो क्या था? उनके पिता को जो है सहस्रार्जुन ने मार दिया था, तो उन्होंने भी क्या किया? उन्होंने भी क्या किया? अपने पिता को मारने के कारण बदला लेने के लिए परशुराम ने कार्तवीर्य सहस्रार्जुन को मार दिया। 1000 जो है बाहों वाला जो था सहस्रार्जुन, उसको मार दिया। तो यहाँ क्या स्त्री के निमित्त से संग्राम हुआ है क्या? नहीं। अस्त्री निमित्त संग्राम, और मतलब नहीं, स्त्री के निमित्त संग्राम नहीं होता, किसी अन्य निमित्त से संग्राम होता है। जैसे जामदग्न जय, आप ये उदाहरण याद रखिएगा व्यायोग का। और मध्यम व्यायोग भी व्यायोग का उदाहरण है। और एक मतलब एक दिन में आचरित मतलब पूरा हो जाने वाला, जहां पर जो है रहता है, जो दिखाया जाएगा वो एकाह चरित, मतलब एक दिन का जो चरित्र है वो दिखाया जाएगा। और एक अंक, इसमें एक ही क्या रहता है? एक ही अंक रहता है। और व्यायोगो बहुभिर नरहि, बहुत सारे नरों का इसमें क्या रहता है? व्यायोग, मतलब व्यायोग माने समूह रहता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? व्यायोग नाम दिया गया है। ठीक है, इतनी बात स्पष्ट हो गई कि नहीं? तो देख लो भाई व्यायोग क्या है, कि व्यायोग की कथा वस्तु इतिहास प्रसिद्ध होती है। इसमें प्रसिद्ध और उद्धत व्यक्ति का आश्रय लिया जाता है। गर्भ विमर्श संधि नहीं होती, बची हुई संधियां होती हैं। आप लिख लीजिएगा एक एक चीज को। डिम की भांति इसमें जो है 6 दीप्त मतलब अनायास प्रतीत होने वाले रस होते हैं। ऐसे युद्ध का वर्णन होता है जो स्त्री के कारण ना होकर अन्य निमित्तों से होता है, जैसे जामदग्न जय नामक व्यायोग। इसमें एक अंक एक दिन के चरित्र माने कथा के वर्णन से युक्त होता है। इसमें पुरुष पात्रों की बहुलता होती है। ठीक है, क्योंकि व्यायोग है, बहुत सारे पुरुष पात्र रहेंगे। व्यायोग का मतलब ही बहुत सारे पुरुष पात्रों का योग करके जहां पर जो है बनाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको व्यायोग कहते हैं। ठीक है, अब है समअवकार।
समअवकार को थोड़ा समझ लेते हैं पहले तो। देखिए समअवकार में क्या होता है, इसमें सम अब पूर्वक क्रिय धातु से बना है और इसका मतलब होता है बिखेर देना। तो जहां पर बिखरे पड़े हों प्रयोजन, जहां पर बिखरे पड़े हों प्रयोजन, उसको कहते हैं समअवकार। समवकीर्यन्ते अत्र अर्थाः इति समअवकारः। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो आपको पहले याद रखनी चाहिए, ठीक है। तो पहली बात तो इसमें जो कथा होती है वो कैसी होती है, तो नाटक के समान ही इसमें मतलब जैसे इतिवृत्त ख्यात रहता है। क्या रहता है, इतिवृत्त जो है वो ख्यात का मतलब अब तक आप लोग समझ चुके होंगे, इतिहास में प्रसिद्ध, लेकिन वो इतिहास में नहीं, वो देवता और दानवों की प्रसिद्ध कथा होती है। इसमें क्या होती है, देवता और दानवों की इसमें प्रसिद्ध कथा का वर्णन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद संधि पर बात कर लेते हैं। तो जो संधियां हैं इसमें वो 4 होती हैं, और 4 का मतलब आपको पता है, क्या पता है कि मुख होगा, प्रतिमुख होगा, गर्भ होगा, विमर्श छोड़ दी जाएगी, और लास्ट की जो है निर्वहन संधि होगी, ठीक है। मुख, प्रतिमुख, गर्भ और निर्वहन, विमर्श छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। अब इसमें अगर वृत्ति की बात की जाए तो देवता और असुरों का संग्राम रहेगा, तो सामान्य बात है कि इसमें जो है कैसिकी वृत्ति तो उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन थोड़ी सी रहती है। तो वृत्तियां इसमें चारों रहती हैं, थोड़ी सी कैसिकी रहती है, और अन्य सभी वृत्तियां सात्वती, आरभटी और भारती रहती है, ठीक है। अब इसमें जो है नायक की अगर बात की जाए तो 12 नायक होते हैं। कितने, 12 नायक होते हैं, और जो कि धीरोदात्त होते हैं, और जो कि देव तथा दानव होते हैं। क्या होते हैं, देव और दानव। देव और दानव जो है इसमें 12 नायक होते हैं। इतनी बात स्पष्ट हो गई कि नहीं। और इन सभी में जो है मुख्य रूप से क्या रहता है, वीर रस रहता है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें जो है एक उदाहरण भी है। उदाहरण इसका है समुद्र मंथन, ठीक है। अब अगर हम इसकी अंक की बात करें तो अंक इसमें कितने होते हैं, 3 अंक होते हैं। और इसमें 3 की संख्या बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कपट होते हैं 3, इसमें विद्रव होते हैं 3, ठीक है। इसमें 3 श्रृंगार होते हैं, इसमें 3, ठीक है। और इसमें जो है कुछ बात ध्यान रखनी है कि जो पहला अंक होता है, जो 3 अंकों में जो पहला अंक होता है, वो पहले अंक में 2 संधियां होती हैं, मुख और प्रतिमुख। मुख और प्रतिमुख 2 संधियां होती हैं, और इसकी कथा जो है ना वो 12 नलिका मतलब 24 घड़ी में होती है। पहले अंक की कथा, पहले अंक की। दूसरे अंक की जो कथा होती है वो उसका आप इसमें 8 कर दो, 8 8, एक मिनट, ये 4 नलिका मतलब 8 घड़ी में होती है, ठीक है। 8 घड़ी में होती है। और अगर तृतीय की बात करते हैं तो ये 2 नलिका यानी कि 4 घड़ी में होती है, ठीक है। इतना स्पष्ट हो गया होगा। तो इस प्रकार से यहां पर इतना आपको याद रखना है।
अब ये चीज है कि इसमें बिंदु नहीं होता है और प्रवेशक भी इसमें नहीं होता है। और जो 3 प्रकार के श्रृंगार हैं उनमें पहला होता है धर्म श्रृंगार, दूसरा होता है अर्थ श्रृंगार और तीसरा होता है काम श्रृंगार। 3 प्रकार के इसमें श्रृंगार पाए जाते हैं। तो ये जो भी है इसके बारे में हमने आपको बहुत सारी चीजें बता दी, ठीक है। अब इसमें एक बात और भी आप याद रख सकते हैं कि जो कपट होता है, कपट 3 तरह का, इसमें एक होता है शत्रु के द्वारा किया गया, अथवा इसको हम कह सकते हैं पहला होता है वस्तु के स्वभाव के द्वारा किया गया, दूसरा शत्रु के द्वारा किया गया कपट, ध्यान रखिएगा कपट, और तीसरे अंक में जो होता है वो होता है इसमें जो है दैव कर दीजिए, दैव यानी भाग्यकृत होता है। और तीसरे अंक में जो होता है वो शत्रु के द्वारा किया गया कपट होता है। पहले अंक में वस्तु के द्वारा किया गया कपट, दूसरे में दैव के द्वारा किया गया कपट, तीसरे में शत्रु के द्वारा किया गया कपट होता है, ठीक है। और इसी प्रकार से इसमें जो है श्रृंगार भी होते हैं। पहले में धर्म श्रृंगार होता है, पहले में धर्म श्रृंगार, ठीक है, दूसरे में अर्थ श्रृंगार और तीसरे में काम श्रृंगार रहता है, ठीक है, तीसरे में काम श्रृंगार रहता है। इसी प्रकार से जो है जो विद्रव होते हैं, विद्रव का मतलब क्या होता है कोई पूछे, तो विद्रव का मतलब होता है जो है कोई समस्या आ जाने पर, किसी उपद्रव का आ जाने पर, जैसे लड़ाई हो जाए, नगर को घेर लिया जाए, संग्राम हो जाए, बहुत आंधी आ जाए, आग लग जाए, तो वहां पर जो लोग भागने लगते हैं उसको विद्रव कहा जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें जो है ये भी जो है प्रदर्शित किया जाता है अंकों में कि आग वाग लगने के कारण विद्रव यानी उपद्रव, यानी कि जो प्रजा का भगदड़, पलायन इत्यादि भी प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो बीथी के 13 अंग होते हैं वो भी रखे जाते हैं, जो बीथी के 13 अंग होते हैं उनको भी यहाँ पर रखा जाता है समवकार में, ठीक है। तो ये जो चीजें बता रहे हैं ना, इनको आप क्या करना है, आपको एकदम इसी प्रकार से बढ़िया से इनको लिख लेना है ताकि याद करने में बहुत ज्यादा सरलता हो सके, अन्यथा श्लोक याद करने में कई बार कठिनाई हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो कार्यम समवकारेपि आमुखम नाटकादिवत, इसकी जो प्रस्तावना है आमुख है वो नाटक की तरह हो जाएगा। और इसमें जो है ना समवकार में ही नहीं, सभी प्रकार के रूपकों में, 10 प्रकार के रूपक में जो आमुख होती है, प्रस्तावना होती है, वो नाटक की तरह ही कर लेनी चाहिए। समवकार में भी यही करना चाहिए। इसमें जो वस्तु माने कथा वस्तु होती है वो ख्यातम देवासुरम, देवताओं और असुरों से संबंधित जो है ख्यात माने प्रसिद्ध वस्तु होती है। निर्विमर्शास्तु संध्या, जो संधियां होती हैं वो निर्विमर्श यानी उनमें विमर्श संधि नहीं होती, बची हुई मुख, प्रतिमुख, गर्भ और निर्वहन 4 संधियां होती हैं। वृत्तयो मंद कैशिक्य, वृत्तियां चारों होती हैं, बस कैसिकी वृत्ति मंद माने की थोड़ी सी होती है, थोड़ी सी कैसिकी वृत्ति होती है। नेतारो देवदानवाह, देवता और दानव इसमें नेता होते हैं, वो भी कितने, 12, 12 माने 12 नेता होते हैं, जो कि उदात्त माने धीरोदात्त होते हैं और विख्यात होते हैं माने प्रसिद्ध नायक होते हैं। ये धीरोदात्त होते हैं और प्रसिद्ध होते हैं, ठीक है। और फलम तेसाम पृथक पृथक, इन 12 नायकों का प्रयोजन अलग अलग होता है। जैसे समुद्र मंथन में भगवान विष्णु को क्या मिला, विष्णु को लक्ष्मी मिली, विष्णु को लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है अलग अलग नेताओं को अलग अलग चीज की प्राप्ति होती है। तो तेसाम माने नेता, नेत्रीणाम, नेताओं का जो है फल जो होता है, तेसाम माने उन नेताओं का, नायिका नाम फलम, पृथक पृथक अलग अलग फल होता है, इसीलिए इसका नाम समवकार पड़ा। समवकार का मतलब होता है बिखरे पड़े हैं फल जहां पर, अलग अलग हैं फल जहां पर, ठीक है। अब बहुत से वीर, अब भाई जो है उदात्त नायक रहेंगे, वीर रस रहेगा, बहुवीर रसाह, जो है यहाँ पर वीर रस जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है, ठीक है। बहुलता से क्या रहता है, इसमें वीर रस रहता है। इतना स्पष्ट हो गया कि नहीं। चलिए,
तो बहुवीर रसाः सर्वे, सभी नायक जो होते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में वीर रस रहता है। यदवद अम्भोधि मंथने, अम्भोधि कहते हैं सागर को, क्या कहते हैं, सागर, और मंथन तो जानते हैं मथना, तो अम्भोधि, अम्भ मतलब होता है अम्भस माने जल, और धी मतलब धारण करने वाला, तो सागर का मंथन। तो सागर मंथन जो है एक क्या है, ये आपका समवकार का उदाहरण है। समवकार का उदाहरण क्या है, समवकार के अगर उदाहरण की बात की जाए, उदाहरण की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, सागर मंथन। सागर की बजाय आप अम्भोधि भी लिख सकते हैं, ठीक है, अम्भोधि मंथन, ठीक है। तो ये इसका उदाहरण हो जाता है समवकार का। फिर जो है अंकैहि त्रिभिः, अब इसमें अंकों की बात की जाए तो कितने अंक होते हैं बताइए, इसमें 3 अंक होते हैं। अंक कितने होते हैं, अंक इसमें जो है 3 अंक होते हैं, ठीक है। अब 3 अंकों में क्या क्या दिखाया जाता है, तो देखो त्रिकपटः, पहले अंक में 1 कपट, दूसरे अंक में 1 कपट और तीसरे अंक में 1 कपट। त्रिश्रृंगारः, 3 श्रृंगार दिखाए जाते हैं, पहले अंक में धर्म श्रृंगार, दूसरे में अर्थ श्रृंगार, तीसरे में काम श्रृंगार। त्रिविद्रवः, 3 विद्रव दिखाए जाते हैं, ठीक है, पहले अंक में 1, दूसरे में 1, तीसरे में 1 विद्रव। विद्रव मतलब होता है पात्रों की भगदड़ इत्यादि। और कपट तो आप लोग जानते ही हैं। द्विसंधि, 2 संधियां रहती हैं इसमें। अच्छा, इसमें नहीं, मतलब इसमें जो है प्रथम अंक, जो प्रथम अंक है, पहले अंक में कितनी संधियां होती हैं, 2, कौन कौन सी, मुख संधि और प्रतिमुख संधि। तो अंक प्रथम कार्य, जो पहला अंक कार्य मैंने किया जाना चाहिए कैसा, द्विसंधि, 2 संधियों वाला, ठीक है। द्वादश नालिका, और द्वादश नालिका मतलब कि 24 घड़ी, द्वादश माने 12, नालिका मतलब एक नालिका में 2 घड़ी होती है, तो माने 24 घड़ी का, 24 घड़ी का क्या होता है, 24 घड़ी का क्या होता है, एक माने जो है पहला अंक होता है, पहले अंक में कितनी घड़ी होती है, 24 घड़ी का एक अंक किया जाना चाहिए। और चतुर्द्वि नालिकौ अंत्यौ, अंत्य मतलब होता है जो दूसरा और जो तीसरा अंक है, ये यही ना अंत्य हुए, अंत्य माने लास्ट वाले, इनमें ये 4 नालिका का और 2 नालिका का, मतलब 8 घड़ी का और 4 घड़ी का होना चाहिए। क्यों, क्योंकि एक नालिका का मतलब होता है घटिका द्वयम, 2 घड़ी बराबर 1 नालिका, नालिका मतलब घटिका द्वयम, ठीक है, स्पष्ट हो गया ना, कि दो घड़ी बराबर 1 नालिका, ठीक है, 1 नालिका 2 घड़ी, नालिका घटिका द्वयम, 2 घड़ी की एक नाटिका होती है। अब यहाँ पर जो 3 कपट बताए थे ना, वो किसके द्वारा किए जाएंगे, तो एक तो वस्तु के स्वभाव के द्वारा, अथवा दैव यानी भाग्य के द्वारा, अथवा अरि माने शत्रु के द्वारा 3 कपट यहाँ पर दिखाए जाते हैं, ठीक है। जैसे वस्तु स्वभाव मतलब जैसे कोई क्रूर प्राणी है, क्रूर प्राणी है तो क्रूर प्राणी के द्वारा किया गया कपट होगा, वो वस्तु स्वभाव के द्वारा होगा। दैव यानी भाग्य के कारण कपट, अथवा अरि माने शत्रु के द्वारा किया जाने वाला जो कपट है, वो 3 प्रकार के कपट होते हैं इसमें, और तीनों अंकों में दिखाए जाते हैं। और जो है नगर को उपरोध कर लिया जाएगा, उपरोध मतलब होता है घेर लेना, नगर को घिराव कर लेना, युद्ध दिखाया जाएगा। बात माने हवा, अग्नि, आग के कारण जो है विद्रव, विद्रव मतलब होता है पात्रों में भगदड़, वहां पर दिखाई जाएगी। और 3 प्रकार के श्रृंगार दिखाए जाएंगे, धर्म, अर्थ और काम, 3 प्रकार के श्रृंगार तीनों अंकों में अलग अलग करके दिखाए जाएंगे, ठीक है। जैसे पति पत्नी का धर्म श्रृंगार है, और जहां पर धन के कारण, अर्थ के कारण वेश्या का श्रृंगार है, अर्थ श्रृंगार है, और काम श्रृंगार जो है वो पर पत्नी के साथ में जो है वो काम श्रृंगार होता है। और नात्र बिंदु प्रवेशक, नाटक में तो बिंदु और प्रवेशक होते हैं, लेकिन इसमें कभी भी बिंदु और प्रवेशक नहीं होता। बीथ्यंगानि यथालाभम, बीथी के अंगों को जिस प्रकार से जरूरत पड़े उस प्रकार से कुर्यात करना चाहिए। प्रहसने यथा, जैसे प्रहसन में किए थे उसी प्रकार से यहां पर करना चाहिए, ठीक है। समवकार की परिभाषा, समवकार में नाटक के समान आमुख की योजना करनी चाहिए, ठीक है। और देखिए इसमें देवता और दानवों की प्रसिद्ध कथा होती है। विमर्श को छोड़ के 4 संधियां इसमें होती हैं। कैसिकी की अल्पता होती है और चारों वृत्तियां होती हैं। उदात्त स्वभाव के विख्यात देव तथा दानव, इसमें 12 नायक होते हैं। 12 नायक के प्रयोजन अलग अलग होते हैं।
सभी नायक वीर रस से जो है पूरी तरह से भरे रहते हैं। जैसे समुद्र मंथन नामक समकाव्य में ये 3 अंक का है, 3 कपट, 3 श्रृंगार, 3 विद्रोह माने पात्रों की भगदड़। इसमें पहले अंक में 2 संधियां, मुख प्रतिमुख, मुख और प्रतिमुख, और इसकी कथा जो है 12 नलिका माने 24 घड़ी की। बाकी बचे 2 अंक में क्या रहेगा, तो द्वितीय अंक में 4 नलिका 8 घड़ी की, तृतीय अंक में 2 नलिका माने 4 घड़ी की कथा होती है, नलिका 2 घड़ी की होती है। समकार में 3 कपट होते हैं, कपट वस्तु स्वभाव के द्वारा, देव के द्वारा, शत्रु के द्वारा लाए गए होते हैं। नगर का घिराव, संग्राम, वायु, अग्नि इत्यादि की घटना के द्वारा 3 विद्रोह माने पलायन, भगदड़ दिखाए जाते हैं। धर्म, अर्थ तथा काम से युक्त 3 तरह का श्रृंगार होता है। बिंदु नाम की अर्थ प्रकृति और प्रवेशक नामक अर्थोपक्षेपक इसमें नहीं होता है। प्रहसन की तरह इसमें बीथी के अंगों को भी रखना चाहिए। ठीक है, अब देखिए बीथी क्या है, बीथी क्या होती है, बीथी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, तो बीथी के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि बीथी जो है वो स्त्रीलिंग का नाम है कि नहीं। बीथी कैसा है, स्त्रीलिंग का नाम है। तो बीथी में कौन सी वृत्ति होगी, बीथी में वृत्ति कौन सी होगी, कैसिकी वृत्ति होगी। क्या होगी, जब बीथी में कैसिकी वृत्ति होगी तो बताओ रस कौन सा होगा, रस यहां पर स्पष्ट है कि नहीं। बीथी में कौन सा रस होगा, बीथी में जो है श्रृंगार रस होगा। बीथी में अंक जो होते हैं वो भाण की तरह होते हैं, मतलब 1 अंक होता है, एक अंक होगा। ठीक है, और जब 1 ही अंक होगा तो संधियां भी कौन सी होंगी, सिर्फ पहली वाली मुख संधि होगी और लास्ट वाली जो है निर्वहन संधि होगी। मुख और निर्वहन 2 संधियां होंगी, 1 अंक होगा, श्रृंगार रस होगा, वृत्ति कैसिकी होगी। ठीक है, और श्रृंगार रस की भी सिर्फ क्या दी जाएगी, सूचना दी जाएगी, अन्य रसों का सिर्फ स्पर्श किया जाएगा। ठीक है, और इसमें पात्र भी कितने होंगे, 1 या 2 इसमें पात्र होते हैं बीथी में। ठीक है, इतना स्पष्ट हो गया कि नहीं। बस सामान्य रूप से इतना ही आपको बीथी के बारे में याद रखना है कि बीथी में कैसिकी वृत्तों, कैसिकी वृत्ति में इसका निबंधन किया जाता है, इसको जो है बीथी को बनाया जाता है। और संध्यंग अंकस्तु भाणवत, भाण की तरह इसमें जो है संध्यंग रहेंगे, माने कि इसमें 2 संधियां रहेंगी और उनके अंग रहेंगे, और अंक भी सिर्फ क्या होगा, 1 ही अंक रहेगा। और रस इसमें जो है श्रृंगार होगा, वो भी सूच्य होगा। स्पर्शेद अपि रसांतरम, अन्य रस का भी इसमें क्या करना चाहिए, स्पर्श कर लेना चाहिए। ठीक है, इतना स्पष्ट हो गया। अब यहां पर जो है युक्ता, ये बीथी युक्त होती है किससे, प्रस्तावना ख्यातई अंगई, जो प्रस्तावना के आख्यात माने कहे गए जो अंग हैं, कौन से, उद्घात्यक इत्यादि जो अंग कहे गए थे। अब आपको याद होगा प्रस्तावना के क्या कहा गया था, उद्घात्यक, प्रवृत्तक और प्रयोगातिशय, 3 अंग कहे गए थे ना प्रस्तावना के, और साथ में बीथी के भी बता दिए थे। तो वो जो है इसमें बीथी में रहते हैं। इस प्रकार से बीथी विधातव्य, बीथी का विधान किया जाता है। 2 पात्र प्रयोजिता, 2 अथवा 1 पात्र के द्वारा ये प्रयुक्त होती है, प्रयोजित की जाती है। अच्छा, अब भाण की तरह कह दिया ना, तो यहां पर जो है वृत्त जो होगा वो भी क्या होगा, वो कवि कल्पित होगा भाण की तरह। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए यहां पर जो है कि बीथी जो है वो किस वृत्ति में होती है, कैसिकी वृत्ति में बीथी निर्माण किया जाता है। बीथी का निबंधन कैसिकी वृत्ति में होता है। संधि के अंक और अंग जो है, संधि के अंक और संधि के और जो अंग हैं वो भाण की तरह होते हैं, माने मुख और निर्वहन संधि होती है। 1 मिनट, देखिए संधि के जो अंग हैं, संधि 2 होंगी, मुख और निर्वहन, और उसके जो अंग होंगे 12, इसके 12 इसके 14 अंग हैं, ये होंगे। और जो अंक होगा, अंक सिर्फ 1 ही होगा, भाण की तरह 1 अंक होगा। इसमें मुख और निर्वहन ये 2 संधियां होती हैं और 1 अंक होता है। इसका रस श्रृंगार होता है, वो सूच्य होता है।
अन्य रसों का स्पर्श करना चाहिए। अब चूंकि भाण बोल दिया ना, तो इसीलिए इतिवृत्त जो कथा होगी वो भी कभी कभी कल्पित होगी। ठीक है। और प्रस्तावना के अंग जो उद्घाटक इत्यादि हैं वो भी इसमें होते हैं। एक या दो पात्रों से युक्त वीथी की योजना करनी चाहिए। अब जो है आपके समक्ष उत्सृष्टिकांक प्रस्तुत है। ये उत्सृष्टिकांक क्या होता है? देखो, एक होता है अंक। क्या होता है? एक होता है अंक। अंक जो होता है वो नाटक में पाया जाता है, आपको पता ही है। लेकिन अंक और उत्सृष्टिकांक में भेद हो जाए, इसीलिए इसके आगे क्या विशेषण दे दिया गया? उत्सृष्टिकांक। क्या दे दिया गया? उत्सृष्टिकांक। इसमें और उसमें थोड़ा सा अंतर रहता है। ठीक है। क्या रहता है? पहली बात तो जो है इसमें देखो, अंक जो होता है वो नाटक का एक भाग होता है और ये एक पूरा रूपक ही होता है। ठीक है। शायद पहले ये जो है नाटक का ही भाग रहा करता होगा, लेकिन अब चूंकि अलग कर दिया गया है तो इसलिए इसको अलग अलग से हमको पढ़ना पड़ेगा। तो उत्सृष्टिकांक जो है इसमें क्या होता है? इसमें जो आप रस की बात करेंगे तो इसमें करुण रस होता है। क्या होता है? करुण रस होता है। इसमें जो नेता होते हैं, नेता यानी कि नेता माने नायक लोग होते हैं, वो प्राकृत होते हैं। क्या होते हैं? प्राकृत लोग होते हैं। गांव के जो होते हैं वो प्राकृत लोग होते हैं। और इसमें अंक जो होता है वो भाण की तरह एक अंक होता है, भाण की तरह होता है। और इसमें जो है दो संधियां होती हैं, संधि भी दो होती हैं। कौन कौन सी? वही मुख और लास्ट वाली निर्वहन, दो ही संधियां होंगी। क्यों? क्योंकि भाण की तरह है ना एकदम ये। अब इसमें जो है इतिवृत्त, लेकिन ध्यान देना है, जो कथा होती है वो कभी कल्पित नहीं होती है, वो इसमें जो है इतिहास प्रसिद्ध होती है, इतिहास प्रसिद्ध कथा होती है। ठीक है। इतना स्पष्ट हो गया। इसमें जो है ना स्त्री का विलाप दिखाया जाता है, स्त्री का विलाप दिखाया जाता है। और इसमें जो है वाणी के द्वारा ही युद्ध दिखाया जाता है, मतलब वाग युद्ध इसमें दिखाया जाता है और उसी में आपको जीत और हार भी देखने को मिलती है। ठीक है। इतना स्पष्ट हो गया कि नहीं? अब यहां बताइए वृत्ति अगर कौन सी रहेगी, तो यहां पर प्रायः भाण की तरह ही वृत्ति रहेगी, तो यहां पर भारतीय वृत्ति रहती है। ठीक है। भारतीय वृत्ति रहती है। इतना स्पष्ट हो गया कि नहीं? अब ये चीज आप यहां देख लीजिए कि उत्सृष्टिकांक में प्रख्यातम वृत्तम बुद्धिया प्रपंचयेत। प्रख्यात माने इतिहास प्रसिद्ध, वृत्त माने कथा को बुद्धि के द्वारा यहाँ प्रपंचित करना चाहिए। रसस्तु करुण, करुण रस रहता है। और स्थाई, स्थाई का मतलब क्या है? यहाँ पर जो मुख्य रूप से, इसमें मुख्य रूप से, स्थाई मतलब होता है मुख्य, तो मुख्य रूप से करुण रस रहता है। नेता जो नायक लोग होते हैं वो प्राकृत नर जो है नायक होते हैं। ठीक है। भाणवत संधि वृत्त्यंगई, भाण की तरह संधि रहती हैं, दो संधियां, और भारतीय वृत्ति और उसके अंग रहते हैं, उनसे युक्त होता है ये उत्सृष्टिकांक। और स्त्री परिदेवित ही, स्त्री का परिदेवित मतलब होता है विलाप, स्त्री का इसमें विलाप दिखाया जाता है। ठीक है। वाचा युद्धम विधातव्यम, और वाणी के द्वारा ही इसमें क्या दिखाया जाता है? युद्ध दिखाया जाता है। ठीक है। और तथा जय पराजय, वैसे ही जय और पराजय भी वाणी के द्वारा ही इसमें दिखाए जाते हैं। स्पष्ट हो गया होगा कि उत्सृष्टिकांक में कवि को इतिहास प्रसिद्ध कथानक अपनी बुद्धि से विस्तृत और परिवर्तित कर लेना चाहिए, प्रपंचित कर लेना चाहिए। करुण रस जो है प्रधान होता है, नायक साधारण व्यक्ति होते हैं, प्राकृत लोग होते हैं। भाण के समान ही मुख और निर्भयण संधि और भारतीय वृत्ति उसके अंगों की योजना होती है। स्त्रियों के विलाप से युक्त होता है। इसमें वाग युद्ध और मौखिक जय पराजय का वर्णन करना चाहिए। ठीक है। अब जो है, अब आपको क्या देखना है? ईहा मृग देखना है। क्या देखना है? ईहा मृग। ईहा मृग जो है अंतिम में बचा हुआ है, तो ईहा मृग जो है ये आपको देखना है। तो ईहा मृग में, ईहा मृग, जैसे मृग जो है ना वो अपनी माने हरिणी को चाहता है, उसके लिए जो है भटकता रहता है, वैसे यहाँ पर भी नायक जो है स्त्री के लिए क्या करता है? यहाँ पर स्त्री को चाहता है और स्त्री को अपहरण भी करता है, और लेकिन उसको स्त्री वास्तव में मिलती यहाँ पर नहीं है। तो मृग की तरह स्त्री को जो है चाहता है, ईहा करता है, उसको पाने की अभिलाषा करता है, चेष्टा करता है। तो यहाँ पर इसीलिए इसका नाम पड़ता है ईहा मृग। मृग की तरह नायिका को जो नायक चाहे
जहां पर उसे कहते हैं ईहा मृग। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करें कि इसमें जो कथा होती है वो कथा कैसी होती है, तो यहां पर कथा जो है ना वो इतिहास प्रसिद्ध और प्लस कभी कल्पित, यही यहाँ की एक खास बात है। क्या है, इतिहास प्रसिद्ध भी कथा होगी और प्लस कभी कल्पित भी कथा यहाँ पर होती है। ठीक है, इतना स्पष्ट हो गया कि नहीं? इतिहास प्रसिद्ध प्लस कभी कल्पित यहाँ पर कथा होती है। इसमें अगर अंकों की बात की जाए तो कितने अंक होते हैं? इसमें 4 अंक होते हैं। अब बताइए, अगर 4 अंक होंगे तो ज्यादा संधियों की जरूरत है? नहीं, यहाँ पर संधियां सिर्फ कितनी होती हैं? 3 संधियां होती हैं। 3 संधियां, और 3 संधि में कौन सी होगी? सामान्य बात है, मुख रखना ही पड़ेगा, प्रतिमुख रखना ही पड़ेगा। अब आपको 2 हटानी पड़ेगी, तो आप जो है यहाँ पर से गर्भ और विमर्श को हटा के और लास्ट वाली रखनी ही पड़ती है। शुरू से आपको रखना ही पड़ता है, हमेशा याद रखिएगा। 3 संधियां कोई बोले तो आप बस क्या करिए, गिनिए, प्रारंभ की रखना ही है, अंतिम की रखना है, बस ऐसे बढ़ना है। तो इधर से आपको बढ़ना है, पहली अंतिम की तो आपको स्थित निश्चित रखना है, उसके बाद शुरुआत से बढ़ना है। अगर हमने 2 संधि कह दी, 2 संधि कह दी तो आपको पहली रखनी है, अंतिम रखनी है, तो हो गया, पूरी हो गई। अगर हमने 3 संधि कह दी तो आपको पहली रखनी है, अंतिम रखनी है, अब इधर से बढ़िए, यहाँ दूसरी, ये 3 हो गई। तो इस प्रकार से पहली, दूसरी और लास्ट वाली रहेगी। अगर हमने 4 संधियां कह दी तो इसका मतलब क्या है, पहली रखनी है, अंतिम तो रखनी ही है, अब इधर से बढ़िए, दूसरी, तीसरी, ये लो 4 पूरी हो गई। तो इस प्रकार से पहली, दूसरी, तीसरी और 5वीं संधि, अगर 4 संधियां जहां होती है, ठीक है, आप ये याद रखिए। तो संधि जो होती है 3 होती है, मुख, प्रतिमुख और निर्वहन। 3 है तो मुख, प्रतिमुख और निर्वहन ही होनी है, बीच की 2 कट जाएंगी। ठीक है, बीच की 2 कैसे, शुरू से चलना है, बाद में जो है 2 काट देना और लास्ट वाली लेना ही आपको है। ठीक है, अब यहां पर जो है नायक की अगर बात की जाए तो एक नायक होता है, एक प्रतिनायक होता है, और वो जो है देव भी हो सकता है अथवा मानव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नायक भी, ऐसे ही प्रतिनायक भी। प्रतिनायक भी चाहे देव हो सकता है या मानव हो सकता है, इसमें कोई नियम नहीं है। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि आपका नायक जो है ना इतिहास प्रसिद्ध होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? और आपका नायक जो है धीरोद्धत होना चाहिए। नायक इतिहास प्रसिद्ध होना चाहिए और धीरोद्धत होना चाहिए। ठीक है, अब इस आधार पर हम आगे देखो, कथा मिल गई, संधि मिल गई, अंक मिल गए, नायक मिल गया, इतनी चीजें आपको ध्यान देनी चाहिए। ठीक है, तो मिश्रम ईहा मृग। मिश्रम यहाँ पर जो है वृत्त मतलब कथा, वृत्त माने जो कथा वस्तु है वो मिश्रित होती है, यानी कभी कल्पित भी होती है और इतिहास प्रसिद्ध भी होती है। चतुरंकम 4 अंक होते हैं और त्रिसंधिमत 3 संधियां होती हैं। नर दिव्यौ, नर अथवा देवता, अनियमात, नर दिव्यौ अनियमात, अनियम मतलब नियम नहीं है कोई, चाहे नर मतलब मानव, चाहे देवता, कोई भी नायक भी हो सकता है अथवा कोई भी प्रतिनायक हो सकता है। लेकिन जो प्रतिनायक होगा वो गलत काम करेगा। क्या? जो प्रतिनायक होगा वो गलत कार्य करेगा। क्या गलत कार्य करेगा? वो किसी स्त्री का अपहरण करेगा। ठीक है, चलो वो तो बाद में देखेंगे। वही बता रहे हैं कि जो नायक और प्रतिनायक होंगे वो ख्यात होने चाहिए, इतिहास में प्रसिद्ध होने चाहिए, धीरोद्धत और धीरोद्धत नायक होने चाहिए, जिनमें अंतिम वाला जो नायक है वो विपर्यास के कारण, मतलब विपर्यास मतलब होता है अज्ञान, वो अज्ञान के कारण अयुक्त मतलब होता है गलत, कृत मतलब करने वाला, वो गलत करने वाला होगा। ठीक है, जो धीरोद्धत नायक है, दोनों नायक तो, नायक और प्रतिनायक दोनों धीरोद्धत होंगे, दोनों ख्यात होंगे, विख्यात होंगे, और अंतिम मतलब जो प्रतिनायक है, अंत्य माने प्रतिनायक, वो विपर्यासात माने अज्ञानता के कारण, अयुक्त माने गलत, कृत माने करने वाला होगा। बोले क्या गलत करेगा? कहते हैं दिव्य स्त्रियम, दिव्य स्त्री को, अनिच्छन्तीम जो उसको नहीं चाहती है। देखो, जब स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे को चाहते हैं वहां श्रृंगार रस होता है, और जब कोई एक दूसरे को नहीं चाहता है और फिर भी जबरदस्ती की जाती है तो वहां श्रृंगाराभास होता है। तो यहाँ दिव्य स्त्री है, वो अनिच्छन्ती है, नहीं चाहती है, लेकिन उसको अपहार माने अपहरण के द्वारा क्या करता है? इच्छतः, अपहारादिना इच्छतः, अपहारादि के द्वारा वो इच्छा कर रहा है, चाह रहा है। तो ये गलत काम कर रहा है कि नहीं? अयुक्त कृत, अयुक्त माने गलत करने वाला है।
विपर्यस माने अज्ञान के कारण। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, यहाँ श्रृंगाराभास हो जाएगा। श्रृंगाराभास समझे कि नहीं, जब स्त्री प्लस पुरुष दोनों क्या करते हो, चाहते हो, तो वहां पर श्रृंगार होता है। अगर एक भी नहीं चाहता है, चाहे स्त्री या पुरुष, तो श्रृंगाराभास हो जाता है। किसी भी रस में आप समझ लेना, ऐसी कुछ भी अगर गलत हो रहा है तो वहां पर क्या हो जाएगा, आभास हो जाता है। क्योंकि आप काव्य प्रकाश में जो है आप पढ़ेंगे, उसमें हम आपको इसमें शायद पढ़ा भी रखे हैं, या फिर जो है उसका रस तक पढ़ाए हैं, तो उसमें उसके बाद उसके आभास आते हैं, आप पढ़िए। तो अनौचित्य प्रवर्तिता, अनौचित यानी कि जब अनुचित रूप से अगर रस प्रवृत्त होता है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर आभास हो जाता है, श्रृंगाराभास हो जाता है। अपि माने भी, अस्य माने इसका जो प्रतिनायक का जो है श्रृंगाराभास भी किंचित किंचित प्रदर्शित, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर श्रृंगाराभास भी दिखाना चाहिए। अब बताइए, अब जब दिव्य स्त्री को हरण करके ले जाएगा तो युद्ध होगा कि नहीं होगा, युद्ध होगा। युद्ध कहां तक पहुंचा है, बोले परम, परम माने चरम सीमा तक, चरम सीमा तक क्या करना चाहिए, युद्ध को पहुंचा करके। संरंभम माने उस युद्ध के, संरंभ माने आवेग को, युद्ध के आवेग को, परम माने चरम सीमा तक, आनीय माने पहुंचा देना चाहिए, पहुंचा देना चाहिए। लेकिन युद्ध जो है उसको व्याजान माने बहाने से, युद्ध को किसी बहाने से क्या करना चाहिए, निवारयेत, निवारण कर देना चाहिए। युद्ध नहीं, युद्ध का आवेग चरम सीमा तक पहुंचेगा युद्ध, लेकिन जो है उसको बहाने से जो है उसको निवारण कर देना चाहिए। और बध प्राप्त से, अब जो प्रतिनायक था, जो अज्ञानता के कारण दिव्य स्त्री को हरण कर ले रहा था, तो उसका वध होना चाहिए, वध प्राप्त है, लेकिन वधम नैव कुर्वीत, वध को नहीं करना चाहिए। महात्मनः, उस वो प्रतिनायक जो है वो भी तो कोई क्या हो सकता है, अज्ञान के कारण कर रहा था तो गलत कार्य, लेकिन वास्तव में थोड़े वो महात्मा है, महान जो है, तो उसका जो है उस प्रतिनायक का वध प्राप्त है, लेकिन तस्य वधम नैव कुर्वीत, उसका वध नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए, उस महात्मा यानी वीर का दूसरे वाले का वध करना नहीं चाहिए। अब इहामृग की आप परिभाषा समझ लीजिए कि इहामृग की कथा वस्तु मिश्रित होती है, अर्थात अंशतः इतिहास प्रसिद्ध और अंशतः कवि कल्पित होती है। 4 अंक हैं, मुख, प्रतिमुख और निर्वहन, 3 संधियां होती हैं। मानव और देव में कोई एक नायक दूसरा प्रतिनायक होता है। कौन नायक कौन प्रतिनायक कोई नियम नहीं है। नायक प्रतिनायक इतिहास प्रसिद्ध और धीरोद्धत होते हैं। इनमें अंतिम माने प्रतिनायक जो है वो भ्रांति माने अज्ञान के कारण अनुचित कार्य करता है, उसको नहीं चाहने वाली दिव्य स्त्री को अपहरण के द्वारा प्राप्त करना चाहता है। तो कवि क्या करे, किस प्रकार का वर्णन करके थोड़ी थोड़ी मात्रा में श्रृंगाराभास भी प्रदर्शित करे। नायक और प्रतिनायक के युद्ध के वेग को चरम सीमा तक पहुंचाकर किसी बहाने से रोक देना चाहिए। वध की अवस्था तक पहुंचने पर भी उस वीर का वध नहीं करना चाहिए। श्रृंगाराभास जहां रति और भाव दोनों माने स्त्री और पुरुष में न होकर केवल एक में ही होंगे, दोनों में होंगे वहां श्रृंगार, अगर दोनों में नहीं होंगे तो श्रृंगाराभास एक में होंगे। अनुचित और जबरदस्ती काम तृप्ति की अभिलाषा होती है, वहां रति और श्रृंगार न होकर के रत्याभास श्रृंगाराभास वहां पर होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये आपका 10 रूपक का तृतीय प्रकाश समाप्त होता है। अब इसमें जो है अंतिम में देख लेते हैं। इत्थम विचिंत 10 रूपक लक्ष्म मार्गम आलोक्य वस्तु परिभाव्य कवि प्रबंधान कुर्याद अयत्नवदलंकृतिभिः प्रबंधम वाक्यैरुदार मधुरैः स्फुट मंदवृत्तैः। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात आपको स्पष्ट हो गई है कि इसमें क्या करना चाहिए। इत्थम माने इस प्रकार से, विचिंत माने बी मतलब अच्छे से, चिंत माने चिंतन करके, किसका, बोले 10 रूपक लक्ष्म मार्गान, जो 10 रूपक हैं नाटक प्रकरण भाण व्यायोग इत्यादि, उनके लक्ष्म यानी लक्षणों के मार्ग को माने तरीके को अच्छे से आप उस लक्ष्म माने लक्षणों के मार्ग माने तरीके को विचिंत माने विचार करके, आलोक के वस्तु, और जो वस्तु माने कथा वस्तु मैंने आपको जो पहले प्रकाश में अच्छे से पढ़ाई है, उसको आलोक के मतलब अच्छे से विवेचन करके, और परिभाव्य कवि प्रबंधान, कवि के जो प्रबंध हैं, महान कवियों के जो अच्छे अच्छे नाटक हैं, अच्छे अच्छे जो उन्होंने लिखे हैं, महाकाव्य लिखे हैं, तो उनको परिभाव्य माने विचार करके कुर्यात माने करना चाहिए। क्या करना चाहिए, प्रबंधम, अपने प्रबंध को, अपने रचना को कुर्यात माने करना चाहिए। कैसे, अयत्नवत अलंकृत भी, जिसमें अलंकृति माने अलंकार तो हों, लेकिन अयत्नवत, अपृथक यत्न निर्वर्त्य हों, मतलब बिना किसी पृथक यत्न के, मतलब जिनको हम कह सकते हैं कृत्रिमता पूर्ण नहीं, जबरदस्ती अलंकार पर अलंकार उसमें जो है ठोके जा रहे हैं, तो ये नहीं करना है। तो क्या करना है, अयत्न, बिना यत्न के, बिना प्रयत्न के, सरलता से, अपने स्वभाव रूप स्वाभाविक रूप से, सहजता से
बिना प्रयत्न के जो बने हुए निकले हुए अलंकार हैं, ऐसे अलंकारों से युक्त प्रबंध को करना चाहिए। अयत्नवत अलंकार, बिना प्रयत्न वाले अलंकार। और वाक्य ही उदार मधुर ही, उदार और मधुर, सरल और मधुर वाक्यों के द्वारा स्फुट माने स्पष्ट अर्थ वाले, और मंद वृत्त ही, मंद यानी कि सरल जो वृत्त माने छंद हैं, ऐसे छंदों के द्वारा प्रबंध को जो है यानी अपनी रचना को बनाना चाहिए। कुर्यात माने बनाना चाहिए, अपने ग्रंथ को बनाना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से जो है आपका ये 10 रूपक का क्या हो गया, प्रथम तृतीय प्रकार से समाप्त होता है। इस प्रकार 10 रूपकों के लक्षणों की पद्धति का भली भांति विचार करके और वस्तु को अच्छे से आलोक के माने विवेचन करके, कवियों के प्रबंधों का परिशीलन करके, और कृत्रिम अलंकारों से सहज स्वाभाविक और पृथक यत्न से बने हुए निर्वर्त अलंकारों से युक्त स्पष्ट अर्थ वाले उदार और मधुर वाक्यों से और स्फुट और सरल छंदों के द्वारा रूपक की रचना करनी चाहिए। प्रबंध माने उसकी जो है रचना, ग्रंथ की रचना जो है करनी चाहिए। तो धनंजय कृत 10 रूपक का इस प्रकार से तृतीय प्रकाश आपका समाप्त होता है। और आप इसको पढ़े हैं, अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों को भी इसको आप शेयर कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे किसी और वीडियो में कोई और पाठ लेकर के। और काव्य प्रकाश आपको पढ़ाया जा चुका है, ऐसे ही 10 रूपक भी हो गया है। वेदांत सार भी मैंने आपको पढ़ाया है, वेदांत सार को भी आप देख सकते हैं। और शिशुपाल वध भी पढ़ाया जा चुका है। तो बहुत चीज़ें हैं जो हम आपको पढ़ा चुके हैं, उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अब जो अपने आपके अन्य सुहृद हैं, मित्र हैं, उनको भी आप बता सकते हैं ताकि वे लोग भी आकर के यहाँ से लाभ ले सकें। ठीक है, सभी को नमस्कार।